स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन, जिधर आज हम रिवाइज करेंगे AS 19 लीजेस। और इस चैप्टर को, इस AS को एकदम शानदार तरीके से, जैसे हम हमेशा क्या करते हैं, कंसेप्ट तो रिवाइज करते हैं, साथ साथ में हम क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट वाले रिवाइज करते हैं, जिससे आपको जो भी आपने पहले पढ़ा सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से क्यूटी क्यूटी वे में रिकॉल हो जाता है, राइट। सो इसमें भी यही करेंगे। अच्छा, क्योंकि AS 19 में बहुत सारे कंसेप्ट है, कन्फ्यूजन हो सकता है कौन सा कंसेप्ट आपने पढ़ा है, क्या क्या कुछ है, तो मैंने एक ओवरव्यू चार्ट प्रिपेयर किया है। तो जो भी अपन ये बोर्ड नोट्स में पढ़ेंगे वो सबका एक ओवरव्यू है फर्स्ट पेज के ऊपर। तो ये सारा बोर्ड नोट्स वगैरह जो भी है, जिसके अंदर मैंने सारे कंसेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ डाल रखे हैं, तो ये सब भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन कर लेना, डाउनलोड कर लेना, और अगर यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ठीक है। मतलब और पसंद वगैरह आए तो बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका एक कमेंट शायद मुझे मोटिवेट करेगा और ऐसे वीडियोस डालने के लिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ AS 19 इन 3, 2, 1 एंड गो। सबसे पहले मैं बता दूं हम इस चैप्टर में क्या क्या रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लीज, फिर स्कोप देखेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। लीज टर्म क्या होता है, लीज पेमेंट क्या होता है, फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लीजेस के बारे में, व्हाट इज ऑपरेटिंग लीज, व्हाट इज फाइनेंस लीज, बराबर। अब फाइनेंस लीज होने के लिए कुछ इंडिकेटर्स दिए हुए, 5 इंडिकेटर दिया, 5 में से कोई भी एक मीट करेगा तो फाइनेंस लीज होती है, ठीक है। फिर हम अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे फाइनेंस लीज की, लेसी के बुक्स में, लेसोर के बुक्स में। अब फाइनेंस लीज में कुछ स्पेशल केसेस है, कभी कभी लीज एंड मिसिंग होता है, तो उसमें क्या करना है, कैसे ढूंढना है वो बताएंगे। कभी कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होता है, जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर या इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट, वो मिसिंग होता है, तो फिर कैसे ढूंढेंगे, बराबर। फिर ऑपरेटिंग लीज के अंदर हम देखेंगे लेसोर के बुक्स की अकाउंटिंग, लेसी के बुक्स की अकाउंटिंग, इसमें भी एक स्पेशल केस है, वो भी डिस्कस करेंगे। फिर है सेल एंड लीज बैक और है अदर मिसलेनियस पॉइंट्स। तो इतना सब डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा, बहुत यूजफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने AS 19 में डिस्कस करना शुरू किया था डेफिनेशन ऑफ लीज। ये लीज होता क्या है, सबसे पहले समझ लो, लीज में दो पार्टी होती है, एक होता है लेसी, एक होता है लेसोर, ठीक है। लेसी कौन, लेसोर कौन होता है, जो होता है मेन ओनर। लेसी कौन होता है, जिसने रेंट पे लिया होता है, टेनेंट जिसको अपन बोलते हैं। तो मान लो बीबी सर गेव अ स्टूडियो, जिस स्टूडियो में मैं पढ़ा रहा हूं, वो स्टूडियो मान लो बीबी सर ने मुझे रेंट पे दिया, तो बीबी सर बन जाएंगे लेसोर, मैं बन जाऊंगा लेसी, ठीक है। अब लीज क्या होता है, लीज एक एग्रीमेंट है। लीज इज एन एग्रीमेंट वेयर द लेसोर कन्वेज द राइट टू यूज द असेट टू द लेसी। मतलब जहां लेसोर अपना असेट यूज करने का लेसी को देता है, उसको बोलते हैं लीज। अब वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही मेंशन होता है कितने समय के लिए लीज पे दिया है, जिसको बोलते हैं लीज टर्म, और कितने पेमेंट के अगेंस्ट लीज पे दिया, जिसको अपन बोलते हैं लीज रेंटल या लीज पेमेंट्स या फिर मिनिमम लीज पेमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो जैसे बीबी सर ने मुझे 5 years के लिए दिया, उसको हम बोलते हैं लीज टर्म। या फिर बीबी सर ने बोला रेंटल लेंगे 5 लाख पर एनम, तो उसको बोलते हैं लीज रेंटल्स, या फिर उसको लीज पेमेंट्स भी कहते हैं, या फिर उसको मिनिमम लीज पेमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं कुछ भी डिस्कस करूं उसके पहले अगर आपको याद आएगा तो मैंने आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दिया था कि ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग लीज में अकाउंटिंग कैसे करनी है, फाइनेंस लीज में अकाउंटिंग कैसे करनी है, वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दो टाइप की लीज होती है, ऑपरेटिंग, फाइनेंस, ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब आप ऐसा मान लो कि एक नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट जैसा होता है, ठीक है, जिसमें बीबी सर ने मुझे कुछ समय के लिए स्टूडियो दिया है, ओनर बीबी सर ही है। तो इसमें क्या होता है, अब बीबी सर ने मुझे दिया तो फ्री में तो देंगे नहीं, कुछ पैसा चार्ज करेंगे। वो रेंटल जो होता है बीबी सर की इनकम होती है, तो बीबी सर एंट्री पास करते हैं कैश बैंक टू लीज रेंट इनकम, बराबर। और वही रेंटल मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं एंट्री का पास करता हूं एक्सपेंस टू कैश बैंक। अब इन ऑपरेटिंग लीज जो असेट है वो बीबी सर के बुक्स में ही रहता है, वो उनके बुक से बाहर नहीं जा रहा है, बराबर। तो डेप्रिसिएशन भी बीबी सर चार्ज करेंगे, इसके ऊपर लेसोर चार्ज करेगा। ये एक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एंट्री डिस्कस की, इसकी डिटेल अकाउंटिंग अपन नीचे डिस्कस करेंगे, बिकॉज इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। अच्छा, ये जैसे ऑपरेटिंग लीज था वैसे सेम फाइनेंस लीज भी होता है। फाइनेंस लीज में क्या होता है, इट इज मोर लाइक सेलिंग द असेट। मान लो बीबी सर ने मुझे स्टूडियो रेंट पे नहीं, मुझे स्टूडियो बेच ही दिया है, बस फर्क इतना है जब मैं पेमेंट करूंगा, मैं अपफ्रंट पेमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं हौले हौले इंस्टॉलमेंट में बाय वे ऑफ लीज रेंटल पे करूंगा। तो अब ऐसा मान लो फाइनेंस लीज इज मोर लाइक बीबी सर सेलिंग द असेट टू AK सर ऑन लोन और EMI बेसिस या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस। मतलब बीबी सर विल नॉट रिसीव फुल मनी अपफ्रंट, ही विल रिसीव इंस्टॉलमेंट बाय इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल, बराबर, बस फर्क इतना होता है। तो फाइनेंस लीज में एक तरीके से बीबी सर को असेट बाहर कर देना होता है, क्योंकि सेल हो चुका है, तो बीबी सर असेट बाहर करेंगे और AK सर असेट रिकॉर्ड करेंगे। तो बीबी सर जब असेट बाहर करेंगे ही विल से लीज रिसीवेबल टू असेट, क्योंकि असेट बाहर किया बट पैसा अपफ्रंट नहीं आया, तो क्या बुक किया, लीज रिसीवेबल। सिमिलरली AK सर क्या करेंगे, AK सर असेट रिकॉर्ड करेंगे, तो असेट अकाउंट डेबिट, और पेमेंट क्योंकि वो अपफ्रंट नहीं कर रहे तो टू कैश बैंक नहीं करेंगे, बोलेंगे टू लीज लाइबिलिटी। ये बेसिक बात समझ में आती है, ठीक है। अब बीबी सर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, क्योंकि बीबी सर ने एक लीज रिसीवेबल बुक किया है, इट इज लाइक अ लोन,
विच इज रिकॉर्डेड, तो बीबी सर के लिए ये असेट की तरह होता है। तो इस पे बीबी सर इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे और इसके अगेंस्ट हर साल इंस्टॉलमेंट जो प्रॉमिस हुआ था इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स वो रिसीव करेंगे। एके सर एग्जैक्ट उल्टा करेंगे, क्योंकि इन्होंने लाइबिलिटी बुक किया, एक पेबल की तरह बुक किया, इट इज लाइक अ लोन टेकन, बराबर। तो इसके अगेंस्ट वो इंटरेस्ट बुक करेगा एके सर, बराबर। और जो प्रॉमिस किया था ना हर साल की लीज रेंटल देगा, इंस्टॉलमेंट देगा, वो पे ऑफ करेगा। टेंशन मत लो, उसका डिटेल अकाउंटिंग अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ठीक है। चलो, अब इस केस में फाइनेंस लीज में एक बात ध्यान रखना, जैसे ऑपरेटिंग में क्या होता है, ऑपरेटिंग में जो असेट होता है वो बीबी सर के बुक से बाहर नहीं जाता है, बट फाइनेंस लीज में बीबी सर के बुक से बाहर जा चुका है असेट, ठीक है। तो इस पर डेप्रीसिएशन कौन चार्ज करेगा, इस पर डेप्रीसिएशन लेसी चार्ज करेगा, क्योंकि अब असेट यहां से बाहर जा चुका, मैं रिकॉर्ड कर चुका, तो आई विल डेप्रीशिएट नाउ, आई विल चार्ज द डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था, वापस बता दूं, डिटेल डिस्कशन नीचे है, ठीक है। चलो, तो अब पहला पॉइंट था डेफिनेशन, उसका बेसिक बात किया अपन ने। सेकंड पॉइंट है स्कोप, किसके ऊपर लीजेस एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने कोई नेचुरल रिसोर्सेज लीज पे लिया है, नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने कोई मोशन पिक्चर फिल्म्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, प्लेस वगैरह लीज पे लिया है, नॉट एप्लीकेबल। लीज की जो लैंड की लीज होती है वो भी यहाँ कवर्ड नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ ऐसे स्पेसिफिक टर्म्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है लीज टर्म। लीज टर्म मतलब जितने साल के लिए आपने लीज पे दिया है, ठीक है। इट इंक्लूड्स नॉन कैंसिलेबल पीरियड प्लस रिन्यूअल पीरियड इफ रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज। अब ये क्रूशियल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, समझाने का ट्राई करता हूँ। सपोज बीबी सर ने मुझे स्टूडियो लीज पे दिया था, मान लो ही गिव इट टू मी ऑन लीज फॉर 5 years, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन कैंसिलेबल पीरियड। अब बीबी सर बड़े अच्छे हैं, बीबी सर ने मुझे बोला एके सर आप चाहो ना, अगर आपको स्टूडियो पसंद आए तो 5 साल के बाद 3 साल के लिए और रख लेना। मैंने बोला सर फ्री में, सर बोले इतना भी अच्छा नहीं, फ्री में नहीं दूंगा। तो बीबी सर ने मुझे 5 साल के लिए लीज पे दिया, प्लस ऑप्शन दिया डे 1 पे कि चाहो तो 3 साल के लिए रिन्यू कर लेना। अब मेरा लीज टर्म क्या होगा, मेरा लीज टर्म सिर्फ 5 years होगा या फिर 5 + 3 8 years होगा। तो उसके लिए हमको देखना है कि क्या आपको लगता है कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे। तो डे 1 पे मैं अंदाजा लगाऊंगा, एस्टिमेट करूंगा। इफ आई एम रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन, तो मैं लीज टर्म 5 + 3 8 years मानूंगा। बट अगर मेरे को लगता है नहीं बीबी सर का ये ऑप्शन मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं लीज टर्म 5 years ही मान के चलूंगा। ऑफकोर्स दिस इज अ एस्टिमेट, दिस कैन चेंज, दिस कैन कीप ऑन चेंजिंग, ओके, डोंट वरी। आगे, तो ये पहला टर्म जो अपने इंपॉर्टेंट है, लीज टर्म। सेकेंड टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है लीज पेमेंट, जिसको आप लीज रेंटल्स भी कहते हो, जिसको आप मिनिमम लीज पेमेंट्स भी कहते हो, ठीक है। अब पहले लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जो लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंटल है वो रिसीव करेगा, लेसी ये एग्जैक्टली सेम रेंटल पे ऑफ करेगा, ठीक है। तो अब रेंटल में क्या आएगा, सबसे पहला आएगा फिक्स लीज रेंटल्स, बराबर। एग्जाम्पल, सपोज स्टूडियो दिया 3 साल के लिए, रेंटल क्या है 10 lakhs 11 lakhs 13 lakhs, जो डे 1 पे आपको रेंट पता है, इसको बोलते हैं फिक्स लीज रेंटल, बराबर। ये तो आएगा। सेकंड, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, ये क्या होता है मान लो मेरे पास एक कार थी, आपको याद है एग्जाम्पल ये वाला, मान लो मेरे पास एक कार थी, मैंने मरू लिमिटेड को ये कार दी। हु इज मरू, मेरी वाइफ का शॉर्ट नाम, बराबर। तो मरू, तो मैंने ये कार मेरी वाइफ को दी। अब मुझे पता है कि जो टेनेंट होता है कभी भी प्रॉपरली यूज नहीं करता है एसेट को, तो टू एंश्योर द प्रॉपर यूजेज मैंने कहा देखो मैडम 30 lakhs पर एनम रेंट है, 3 साल की लीज है, 3 साल के बाद इसकी रेसिडुअल वैल्यू चेक करेंगे, बराबर। कम से कम 15 लाख आनी चाहिए। अगर नहीं आई तो आप मुझे गारंटी दो कि आप मुझे ये 15 lakhs का पेमेंट करोगे। guaranteed residual value, that means this is a guarantee which is taken from the lessee to ensure the proper usage of the asset. lessee asset को properly use करेगा तो ही ये वैल्यू निकल कर आएगी 3 साल के बाद, बराबर। अगर नहीं आई तो मैं लेसी से ये पैसा रिकवर करूंगा, इसको बोलते हैं guaranteed residual value, बराबर। तो GRV will also form part of your lease rentals, बराबर। लेसोर के केस में उसको जीआरवी लेसी से भी प्रॉमिस हो सकता है, या फिर जीआरवी कोई इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी भी प्रॉमिस कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक एग्जांपल लिया था मैंने, मान लो मैंने आईफोन खरीदा फ्लिपकार्ट से, फ्लिपकार्ट ने बोला 3 साल के बाद चाहो तो हम एक बाईबैक ऑफर रखते हैं कि आप 3 साल के बाद चाहो तो आईफोन हमको वापस दे जाना, हम आपको 18,000 रुपये दे देंगे। अब मैंने क्या किया, फ्लिपकार्ट से आईफोन खरीदा और ये आईफोन मैंने किसी को, आदित्य को लीज पे दे दिया, ठीक है। आदित्य को 3 years के लीज पे मैंने दे दिया। अब यहां जो बायबैक ऑफर है ये मुझे आदित्य ने प्रॉमिस नहीं किया है, ये मुझे फ्लिपकार्ट ने प्रॉमिस किया है, बराबर। तो ये इसको बोलते हैं अ गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू व्हिच हैज बीन प्रॉमिस्ड बाय अ थर्ड पार्टी। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जीआरवी लेसी ने प्रॉमिस किया है तो भी रेंटल में आएगा, अगर जीआरवी थर्ड पार्टी ने प्रॉमिस किया तो भी आएगा। बट अब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो लेसी के लीज रेंटल्स में जो जीआरवी उसने खुद प्रॉमिस किया पे करने का, बस वही आएगा। थर्ड पार्टी फ्लिपकार्ट का जीआरवी थोड़ी ना अपन लेंगे यार, तुम समझ रहे हो। तो लेसी बोलेगा भाई तुझे अगर किसी थर्ड पार्टी ने प्रॉमिस किया है तो वो मेरे रेंटल में नहीं आएगा, समझा। उसके अलावा अगर कोई रिन्यूअल ऑप्शन है,
या फिर कोई परचेज ऑप्शन है तो उसका भी पेमेंट लीज रेंटल का पार्ट बनेगा। कब? एग्जाम्पल, मान लो याद है एक रिन्यूअल ऑप्शन हो सकता है। बीबी सर ने मुझे स्टूडियो दिया 5 ईयर्स के लिए, तभी रेंटल था 5 लाख। बीबी सर ने मुझे एक और चीज बोली, चाहो तो 3 ईयर्स के लिए रिन्यू कर लेना उसको, ठीक है, एट 4 लाख पर एनम। तो अगर मुझे लगता है कि मैं रिन्यू करूंगा तो ये जो रिन्यूअल पीरियड है उसका रेंटल भी मेरे लीज रेंट का पार्ट बनेगा, बराबर। एक और होता है परचेज ऑप्शन। जैसे बीबी सर ने मुझे 5 ईयर्स के लिए लीज पे दिया और बोला आकाश स्टूडियो पसंद आए ना तो 5 साल के बाद तू ही इसको खरीद लेना, है ना, 18 लाख में। तो बीबी सर ने मुझे 5 ईयर्स के लिए स्टूडियो लीज पे दिया फॉर 5 लाख पर एनम और एक ऑप्शन दिया कि चाहे तो 5 साल के बाद ये असेट तू ही खरीद लेना, ठीक है, एट 18 लाख। तो क्या इसको बोलते हैं परचेज प्राइस। क्या ये परचेज प्राइस में रेंटल का पार्ट बनेगा? इफ यू आर सर्टेन टू एक्सरसाइज द परचेज ऑप्शन तो ये पार्ट बनेगा। अगर आपको लगता है आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये रेंटल का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब चीजें आपके लीज पेमेंट्स, लीज रेंटल्स या मिनिमम लीज पेमेंट में आती है, बराबर, ध्यान रखना। इसमें इंपॉर्टेंट पहला 2 ही है, तीसरे पे क्वेश्चन आता नहीं जनरली, ठीक है, बट आया तो ध्यान रखना एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, यस सर। ये अपना 3 पॉइंट हो गया। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं वापस से तो अपने देखो क्या क्या कवर कर चुके हैं, डेफिनेशन, स्कोप और इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये कवर कर चुके हैं। अब मैं आ रहा टाइप्स ऑफ लीजेस के ऊपर, ठीक है। 2 टाइप की लीज होती है भाई साहब, एक होती है फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज। आपने हल्का फुल्का डिस्कशन ऊपर ऑलरेडी कर लिया है। ऑपरेटिंग लीज क्या होता है? इट इज लाइक अ नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट। यहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है, हियर देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। बट इन केस ऑफ फाइनेंस लीज इट इज लाइक अ लोन एग्रीमेंट। आपने असेट बेच दिया है, बस फर्क इतना है पैसा आएगा इंस्टॉलमेंट में। तो यहां रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुका होता है असेट का, इसलिए जो बेच रहा है वो बाहर करता है, जो खरीद रहा है वो उसको रिकॉर्ड करता है असेट को अंडर फाइनेंस लीज। अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा लीज कौन सी लीज है? सबसे बड़ा सवाल यही है, सर हम तो मासूम है, हम तो क्यूट लोग हैं, हमको कैसे मालूम पड़ेगा ऑपरेटिंग है कि फाइनेंस है? तो इन्होंने दिया 5 इंडिकेटर, बोले 5 इंडिकेटर दे रहे, 5 में से कोई भी एक मीट करना है। अगर कोई भी एक मीट कर गया तो हम मानेंगे फाइनेंस लीज है। याद रखना 5 में से एनी 1 मीट करना है, सारे मीट नहीं करने, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है ओनरशिप वाला पार्ट। अगर लीज के टर्म के एंड पे असेट की ओनरशिप पक्का ट्रांसफर होने वाली है तो ये फाइनेंस लीज है। एग्जांपल देखो नीचे दिया हुआ है, बीबी सर गिव द स्टूडियो ऑन रेंट फॉर 5 इयर्स एंड एट द एंड ऑफ 5 इयर्स ओनरशिप ऑफ असेट विल बी ट्रांसफर टू एके सर। यहां ऑप्शन नहीं है, चाहो तो खरीद लो, बोल ही दिया है 5 साल की लीज फिर असेट आपका। तो भाई ये तो फाइनेंस लीज ही हुआ ना यार। दूसरा परचेज ऑप्शन, इसमें क्या होता है, इसमें जो लेसोर है वो लेसी को ऑप्शन देता है परचेज करने का एट अ लोअर फेयर वैल्यू। देखो बोलता है इफ लेसी हैज एन ऑप्शन टू परचेज द असेट एट अ प्राइस which is expected to be lower than the fair value and it is reasonably certain that such option will be exercised। मतलब मान लो बीबी सर ने स्टूडियो दिया 5 इयर्स के लिए और 5 साल के बाद बोला आकाश तू चाहे तो 5 साल के बाद असेट खरीद लेना, ठीक है, कितने में? 18 लाख में, जबकि उस असेट की मार्केट वैल्यू 40 लाख है। तो बीबी सर मुझे ऑप्शन टू परचेज दे रहे, सस्ते में परचेज करने का ऑप्शन दे रहे। तो अगर मुझे लगता है कि ये ऑप्शन में एक्सेस करूंगा तो ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी, बराबर। पहले और दूसरे वाले में फर्क क्या है? पहले वाले में ओनरशिप पक्का ट्रांसफर हो रही होती है, दूसरे वाले में आप ऑप्शन देते हो, ठीक है। फिर आता है तीसरा लीज टर्म। अगर आपका जो लीज टर्म है वो मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ कवर करता है, मतलब मान लो असेट की लाइफ 10 इयर्स है और आपने लीज पे दे दिया फॉर 8 इयर्स, तो 80% समय के लिए तो वो लीज पे जा चुका और 80% समय के लिए लेसी के पास ही असेट था ना, तो इसको आप फाइनेंस लीज मानोगे। अब ये मेजर पार्ट मतलब कितना? नॉर्मली 75% इज कंसिडर्ड टू बी मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। मतलब अगर लाइफ 10 साल है और आपने 75% या उससे ज्यादा की लाइफ के लिए असेट दिया है लीज पे, तो आप उसको फाइनेंस लीज मानोगे। बट कभी कभी आईसीए के कुछ क्वेश्चंस में 60% को भी मेजर पार्ट मान रखा है, ध्यान रखना। तो ये मेजर पार्ट कहीं डिफाइंड नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। तो किसी कंपनी के लिए इवन 50% कैन बी मेजर, किसी के लिए इवन 60, 70, 75% कैन बी मेजर। तो नॉर्मली 75% होता है, बट कुछ क्वेश्चन में ऐसा ना 60% को भी मेजर पार्ट माना हुआ है, ठीक है। मैंने नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे मान लो असेट की लाइफ 10 ईयर्स है और आपने लीज पे दिया फॉर 8 इयर्स, मतलब 80% लाइफ के लिए आपने लीज पे दे दिया है, फाइनेंस लीज। दूसरा एग्जांपल, मान लो लाइफ 40 इयर्स है स्टूडियो की, आपने 10 इयर्स के लिए लीज पे दिया है, तो आपने सिर्फ 25% लाइफ के लिए लीज पे दिया है, ये फाइनेंस लीज नहीं होगा एज पर द थर्ड कंडीशन, ठीक है। चौथा कंडीशन, अगर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स, देखो मिनिमम लीज पेमेंट्स में क्या क्या आता है, एक तो आता है लीज रेंटल्स और एक आता है जीआरवी, मोटा मोटी ये बात करूं तो अगर आपका इसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स if they substantially cover the fair value of the asset, बोला है at the inception of the lease if present value of minimum lease payments substantially covers the fair value of the asset then it is a finance lease। इसका मतलब क्या? आसान भाषा में जो भी लीज पेमेंट्स रहेंगे ना उसका निकालना प्रेजेंट वैल्यू,
बराबर। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू एटलीस्ट 90% फेयर वैल्यू जितनी आती है तो ये फाइनेंस लीज है। ऐसा क्यों? मान लो आपके एसेट का वैल्यू है 10 लाख रुपया, ये फेयर वैल्यू है। अब आपने लीज रेंटल के फॉर्म में प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में 9 लाख तो रिकवर कर ही लिया, बराबर। तो मोटा मोटी तो आपने सारा पैसा रिकवर कर ही लिया। तो एक तरीके से मान लो आपने एसेट बेच ही दिया था। मैंने ये एग्जांपल भी लिया हुआ है। मान लो फेयर वैल्यू 1 CR है, ठीक है। आपने इसको लीज पे दिया 40 लाख फॉर 3 इयर्स, और इसमें जीआरवी भी कंसिडर करना, ध्यान रखना। एमएलपी में क्या क्या आता है अपन डिस्कस कर चुके। लीज पेमेंट में क्या क्या आता है? रेंटल और जीआरवी। इसमें जीआरवी था नहीं भाई, बट होता तो कंसिडर करते हैं अपन, ठीक है। तो रेंटल मान लो 40 लाख है 3 साल के लिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना, ध्यान रखना प्रेजेंट वैल्यू निकालना है अपने को, ठीक है। ग्रॉस मत कंपेयर करना। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आप देखना फेयर वैल्यू कितनी है। अगर ये रिकवरी 90% या उससे ऊपर की है आपने, तो ये फाइनेंस लीज है, ठीक है। 2-3 एग्जांपल मैंने दे रखा है, ध्यान रखना, ओके। उसके अलावा 5th पॉइंट, इफ द असेट इज ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर। मान लो आपने कोई ऐसा असेट दिया है जो लेसी के हिसाब से मॉडिफाई करके दिया है आपने। फॉर एग्जांपल बीबी सर ने मुझे स्टूडियो दिया, ठीक है, लेकिन नॉर्मल स्टूडियो नहीं दिया। मैंने बीबी सर को बोला सर आकाश कंदोई स्टूडियो यूज करेंगे, तो एक जरा किंग साइज का बिस्तर लगा देना उसके ऊपर, जरा एक स्विमिंग पूल बना देना उसके अंदर, स्टूडियो के अंदर। उसमें स्विमिंग पूल में वाटरप्रूफ मछलियां चाहिए सर मुझे, और मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। अब ये सब मॉडिफिकेशन, आप बोलोगे स्टूडियो में ये सब क्या करवा रहे हो सर? अरे एक भाई की बोली बंदूक की गोली है ना, होना चाहिए थोड़ा बहुत मजा। तो मैंने बोला सर अपने को स्टूडियो ऐसा चाहिए सर। तो बीबी सर ने बोला ये कैसे मॉडिफिकेशन है? मैंने बोला सर मुझे चाहिए। तो ये जो मॉडिफिकेशन है सर ने सिर्फ लेसी के लिए करवाया, मेरे लिए करवाए, है ना। तो अगर ऐसा स्पेशलाइज नेचर का असेट लीज पे दिया गया है तो फाइनेंस लीज है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर लीज खत्म भी हो जाएगी तो बीबी सर इसको यूज नहीं करने वाले। बीबी सर तो ना स्टूडियो में स्विमिंग पूल में ऐसा खेलेंगे, बराबर, कितने अजीब लगेंगे। तो बीबी सर को अगर लीज खत्म होने पे यूज भी करना है तो बीबी सर को ये सब चीजें ठीक करके फिर यूज करने को मिलेगा। तो इसलिए वो बोलते हैं स्पेशलाइज नेचर का है, इसका मतलब मोटा मोटी इसको लेसी ही यूज करने वाला है फाइनेंस लीज, बराबर। मैं रिवीजन के अंदर भी वापस एक बार रिवाइज करा दूं। 5 कंडीशन। सबसे पहला था ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो रही है, फाइनेंस लीज। सेकंड, परचेज ऑप्शन दिया लोअर प्राइस पे और आपको लगता है कि वो एक्सेस होएगा, फाइनेंस लीज। तीसरा, अगर लीज टर्म मेजर पार्ट ऑफ लाइफ कवर करता है, फाइनेंस लीज। चौथा, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स सब्सटेंशियली फेयर वैल्यू कवर करते, 90% जितना फेयर वैल्यू कवर करते, फाइनेंस लीज। और पांचवा, अगर असेट स्पेशलाइज नेचर का है तो भी फाइनेंस लीज होता है, बराबर, ठीक है। तो ये 5 में से कोई भी एक मीट करना है तो फाइनेंस लीज हो जाएगी। सर एक भी मीट नहीं किया तो? अरे जो एक भी मीट नहीं किया तो वो फाइनेंस लीज नहीं, फिर क्या बन जाएगी? ऑपरेटिंग लीज बन जाएगी, ध्यान रखना। तो ये 5 कंडीशन ध्यान रखना, आप काम आती है कभी कभी, ठीक है। फिर आएगा अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज। अब मैं एक एक करके बात करूंगा। देखो मैंने पहले बताया कि ऑपरेटिंग फाइनेंस होता है, फिर फाइनेंस कब होगा कैसे मालूम पड़ेगा, 5 कंडीशन है। अब हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस में अकाउंटिंग कैसे करनी है, समझा। तो 2 जन की बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे, एक लेसी के बुक्स में अकाउंटिंग, एक लेसोर के बुक्स में अकाउंटिंग। जब मैं लेसी का बात करूंगा तो लेसोर को मत छेड़ना, ठीक है। जब मैं लेसी का बात करूंगा लेसी पे ही रहना मेरे साथ। तो पहले मैं कुछ एंट्री डिस्कस करूंगा, है ना, एग्जांपल डिस्कस करूंगा, फिर जो आईसीआई का क्वेश्चन वो भी डिस्कस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब लेसी के बुक्स की बात करें, फाइनेंस लीज में होता क्या है, हम मान लेते हैं सेल हो गया एसेट का, बराबर। तो लेसी के, अभी लेसी बन जाओ, अब लेसी बन जाते हैं अपन, ठीक है। तो लेसी क्या करेगा, असेट को रिकॉर्ड कर लेगा, तो असेट अकाउंट डेबिट करेगा। टू क्या करेगा, टू लीज लायबिलिटी करेगा, ठीक है। लीज लायबिलिटी क्यों? टू कैशबैक नहीं कर सकता ना, पेमेंट किया ही नहीं भाई साहब ने, तो बोलेगा टू लीज लायबिलिटी सर, ठीक है। अब कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? ही विल रिकॉर्ड एट लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, मतलब जो लीज पेमेंट्स है उसका प्रेजेंट वैल्यू, या फिर जो असेट की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वो, दोनों में से विच एवर इज लोअर, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं लॉजिक्स में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि रिवीजन वीडियो है, ध्यान रखना। बट ये दोनों में से विच एवर इज लोअर पे रिकॉर्ड करना है आपको, ठीक है। अब असेट का अपन क्या करेंगे ईयर एंड पे, असेट को अपन ईयर एंड पे डिप्रिशिएट करेंगे, बराबर। किस रेशियो में डिप्रिशिएट करें, या तो लीज टर्म या फिर यूजफुल लाइफ विच एवर इज लोअर, इसमें डिप्रिशिएट करेंगे अपन। तो ये हो गया असेट के बारे में। इस लीज लायबिलिटी का हम क्या करेंगे, क्योंकि इट इज लाइक अ लोन, एक तरीके से मान लो अपने बैंक से लोन ही लिया है ना। तो जब भी आप लोन लेते हो तो एक आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता है। तो पहले आप इंटरेस्ट अक्रू करोगे, इंटरेस्ट भरना आपके लिए खर्चा होगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लायबिलिटी, एक तरीके से आपने इंटरेस्ट क्या किया, यहां अक्रू किया। उसके बाद क्योंकि आपने लेसोर को हर साल प्रॉमिस किया कि मैं हर साल आपको रेंटल दूंगा, बेसिकली वो बोलने को रेंटल है, वो होता आपके लोन का इंस्टॉलमेंट है। तो जब लोन का इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो टू कैशबैक करोगे और डेबिट क्या करोगे, लीज लायबिलिटी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे करने से लायबिलिटी कम हो जाएगी और आपका पैसा बाहर चला जाएगा,
ठीक है, ये आपकी एंट्रीज हो गई। अब इसी को बेहतर, अच्छा उसमें ऐसे एक और एंट्री मारता है, ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री भी मारता है। ये एक्स्ट्रा एंट्री, आप चाहो तो एग्जाम में मारो, नहीं मारोगे तो भी इंप्लाइड होती है ये चीज़। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो ध्रुव ने असेट लिया लीज पे फ्रॉम राहुल। ठीक है, हम लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अब इसका फेयर वैल्यू 10 लाख रुपया है, लीज रेंटल्स वगैरह दे रखा है, जीआरवी भी दे रखी है। ठीक है, अब हम ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। ध्रुव डे 1 पे कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? तो या तो वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी या फिर फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो मैंने निकाला है कि मेरा फेयर वैल्यू 10 लाख है, मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी कैसे निकालोगे? ये सारे रेंटल्स आपके, इसको आप 10% से डिस्काउंट कर देना, बराबर वो फैक्टर क्वेश्चन में दे रखा होता है। तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी ये आ गई। ध्यान रखना इसमें आप जीआरवी कंसिडर करना मत भूलना, जीआरवी ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए लीज रेंट। ठीक है, तो या तो ये या फिर 10 लाख विच एवर इज लोअर। तो ऑफकोर्स मैं 978,550 पे रिकॉर्ड करूंगा। रिकॉर्ड कर लिया सर। ठीक है, जो दो चीज आपने डे 1 पे रिकॉर्ड की है वो है असेट और लीज लायबिलिटी। असेट को अपन करेंगे डेप्रिशिएट, बराबर, वो तो ठीक है। लीज लायबिलिटी का क्या करेंगे अपन? इस पे अपन लगाएंगे इंटरेस्ट और पे करेंगे अपना इंस्टॉलमेंट। अब इसका एक टेबल बनता है। ठीक है, कैसा बनाएंगे टेबल? उसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट चार्ज या फाइनेंस चार्ज, बराबर। इसमें कैसे बनाओगे? सबसे पहले ईयर, फिर आएगा ओपनिंग। ओपनिंग मतलब जो भी आपका आया था ना, ये जिस पे आपने लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है वो लिखना इधर, ओपनिंग। ठीक है, फिर आएगा फाइनेंस चार्जेस, जो भी आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है उस पे फाइनेंस चार्जेस अक्रू करेंगे। तो ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय द रेट, आपको मिलेगा फाइनेंस चार्जेस। फिर आप करोगे इंस्टॉलमेंट का रीपेमेंट, ये बेसिकली आपका लीज रेंट का पेमेंट हो रहा है, तो आपको मिलेगा क्लोजिंग। क्लोजिंग कैसे मिलेगा? ओपनिंग में इंटरेस्ट अक्रू करना, तो ओपनिंग प्लस दिस इंटरेस्ट अक्रूड माइनस द रीपेमेंट, तो मिलेगा क्लोजिंग। ठीक है, अब एंट्री मारनी है अपने को, तो किसकी एंट्री मारेंगे? ओपनिंग का अपन ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। आप दो चीज की एंट्री मारोगे, ये इंटरेस्ट की और ये रीपेमेंट की। इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी? आपने डिस्कस की थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू लीज लायबिलिटी, और रीपेमेंट की एंट्री क्या आएगी? लीज लायबिलिटी टू कैश बैंक। दैट्स इट। सबको समझा ये वाला पार्ट? सेम चीज आप ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 में कर सकते हो। ध्यान रखना, जब आप रीपेमेंट करते हुए चलोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 साल तक रेंटल रीपेमेंट करोगे। अब जीआरवी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया कि जीआरवी पे ऑफ किया है कि नहीं किया है। तो अगर जीआरवी का रीपेमेंट आप नहीं लेते हो तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अप्रोक्सीमेटली जीआरवी जितना आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज अपन राउंडिंग ऑफ करते हैं ना चीज़ों को, राउंडिंग ऑफ जैसे 3 डेसिमल ले रहे तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन का फर्क आएगा, दैट इज ओके। ठीक है, वो राउंडिंग ऑफ का फर्क है, बट अप्रोक्सीमेटली जीआरवी जितना आएगा। सर अगर हम जीआरवी भी पे ऑफ कर दे तो, यहाँ जीआरवी पे ऑफ कर दे तो यहाँ फिर अल्टीमेटली नील आ जाएगा, बराबर। तो क्वेश्चन में देखना क्या बोला है, कुछ नहीं बोला तो आपकी मर्जी, जो करना है कर लेना। सबको समझा? तो ध्यान रखना, इन केस ऑफ लेसी 2 कैलकुलेशन करनी है। पहला, डे 1 का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी, वो कैलकुलेशन अलग है, डोंट गेट कंफ्यूज। हाँ, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन, और हर साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना इज अ डिफरेंट कैलकुलेशन। ठीक है, ये 2 चीज करनी है, ये करोगे तो बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये किसकी अकाउंटिंग थी हीरो लोग? ये लेसी की अकाउंटिंग थी। बस इसी के ऊपर अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने पास प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, देख लो क्या बोला हुआ इधर। SQL लिमिटेड हैज टेकन अ मशीन ऑन फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज पे लिया, सीधा सीधा बोल दिया फ्रॉम SQL लिमिटेड। तो पहले लिख लिया करो, जिसने लिया वो लेसी, जिसने दिया वो लेसॉर। ठीक है, फाइनेंस लीज है, डायरेक्टली बोला है फाइनेंस लीज, नहीं बोलते तो हमको 5 कंडीशन चेक करनी पड़ती। ठीक है, लीज टर्म दिया हुआ है, फेयर वैल्यू दिया हुआ है, लीज रेंट दिया हुआ है, जीआरवी दिया हुआ है। लेसी को सिर्फ जीआरवी कंसिडर करना है। एक और चीज होती है यूजीआरवी। ठीक है, यूजीआरवी लेसी कभी कंसिडर नहीं करता है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो सब लेसॉर में आता है। तो अभी तक मैंने यूजीआरवी की बातें की कि आपसे नहीं, तो वो सब ले मत आना इधर बीच में। ठीक है, रेट वगैरह 15% दे रखा है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? बड़ा सिंपल है, मैं आपको बिना देखे सॉल्व कराने का ट्राई करता हूँ। डे 1 पे आप क्या रिकॉर्ड करोगे? आप अपना असेट रिकॉर्ड करोगे और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। अब फटाफट से बताओ किस पे रिकॉर्ड करोगे? वेरी गुड, आप लोअर ऑफ किस पे रिकॉर्ड करोगे? या तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी या फिर आपकी फेयर वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज लोअर। तो हम निकाल लेते हैं। हमने ये सेम चीज करी, हमने डे 1 पे निकाला फेयर वैल्यू, वो तो दिया हुआ था, और हमने निकाली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। सॉरी, बंद हो गया, एक सेकेंड, एक बार वापस आ जाता हूँ। वो कभी कभी मेरा आईपैड बंद जाता है ना, थक जाता है बेचारा। एनीवेज, हाँ, तो हमने निकाली फेयर वैल्यू, दिया हुआ था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी निकाला, जो भी डेटा गिवन था क्वेश्चन में उसके थ्रू। तो दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो मैं इस पे रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद आप अभी असेट के डेप्रिसिएशन का बात ही नहीं किया, इसमें आपको सिर्फ बोला था लीज लायबिलिटी निकालो, बट मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा चीजें लिखी थी कि हम फाइनेंस चार्ज भी कैलकुलेट कर लेंगे और हम 1 साल की एंट्री भी मार लेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा दिया था मेरे एंड से, पूछा नहीं था ये चीज, बराबर। तो अगर अब डे 1 का वैल्यू मुझे आ गया, फिर मुझे निकालना है हर साल के फाइनेंस चार्जेस। तो मैं कैसे निकालूंगा? टेबल बनाना सिखाया था ना मैंने आपको, कैसे बनाएंगे? ईयर लिखना,
ओपनिंग लिखना, उस पर फाइनेंस चार्ज लगाना 15% का, बराबर। ये फाइनेंस चार्ज का रेट कैसे मिलता है? जो डिस्काउंटिंग का रेट है वही फाइनेंस चार्ज का रेट होगा, फिर आप लगाओगे रीपेमेंट, आपको मिल जाएगा क्लोजिंग। सिंपल। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो ये इंटरेस्ट की एंट्री मारोगे, क्या एंट्री आएगी इसकी एंट्री आएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस है लेसी के लिए, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टू अक्रू करना पहले, तो टू लीज लायबिलिटी, बराबर। फिर आप रीपेमेंट करोगे, रीपेमेंट करने से पैसा कम हो जाएगा, तो बोलोगे टू कैश बैंक और डेबिट कर देना लीज लायबिलिटी, बिकॉज लोन का वैल्यू भी कम हो जाएगा फिर, ऐसा। तो इसलिए हम ओपनिंग में इंटरेस्ट ऐड करेंगे, रीपेमेंट लेस करेंगे, मिलेगा क्लोजिंग। ऐसा आप हर 5 साल तक कर लेना अगर पूछा गया तो। क्वेश्चन में देखना कितने साल का पूछा है, क्या पूछा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वैसा ही एक और क्वेश्चन था अपने पास, इलस्ट्रेशन नंबर 10। ठीक है, जो भी एलडीआर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं डिस्कस करूँ आपके साथ। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 में सेम चीजें थी, बस यहां थोड़े स्टेटमेंट फॉर्म में दिया था चीजें को। क्या दिया हुआ था? फेयर वैल्यू 7 लाख दिया हुआ है, इकोनॉमिक लाइफ 3 ईयर्स दिया हुआ है, जीआरवी 22,000 दिया हुआ है, ठीक है, और रेंटल्स दिया हुआ है 3 लाख रुपीज, रेट 15% की दिया हुआ है। क्या पूछा है? मशीन की वैल्यू निकालो और फाइनेंस चार्ज ईच ईयर में निकालो। देखो यहां पूछा है फाइनेंस चार्ज, तो मशीन को किस पर रिकॉर्ड करेंगे? पहले देखना किसके बुक्स में पूछा है, लेसी के बुक्स में पूछा है, तो लेसी तो डे 1 पे वही एंट्री मारेगा। क्या एंट्री मारेगा डे 1 पे? डे 1 पे लेसी एंट्री मारेगा कि उसके लिए असेट आ रहा है टू लीज लायबिलिटी। कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करेगा? वो ही लोअर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी या फिर फेयर वैल्यू, दोनों में से विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू दे रखी है अपने को, इट इज हाउ मच? 3 लाख, सॉरी 3 लाख नहीं 7 लाख, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मैंने निकाल रखी है, इधर आप देखोगे ध्यान से तो आएगा 699,054, तो मैं लोअर पे रिकॉर्ड करूंगा, इस पे रिकॉर्ड करूंगा। सर बाई चांस फेयर वैल्यू लोअर हुई तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, तो मेरे से यही पूछा था तो मैंने कर लिया। उसके बाद सेकंड बोला था फाइनेंस चार्जेस निकाल के दो, टेबल ईयर, फिर ओपनिंग लिखना, फाइनेंस चार्ज अक्रू करना, रीपेमेंट करना, क्लोजिंग मिल जाएगा। ऐसा हर साल करना, 3 साल का आपको फाइनेंस चार्जेस सिंपली मिल जाएंगे, खत्म कहानी, बराबर। ऐसा एक और क्वेश्चन है अगर आप देखो तो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, वो मैंने होमवर्क में दिया था बिकॉज एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, आपको याद रहेगा तो, बराबर। और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो आपने डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक में कर लिया था। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 में पता है क्या फर्क था, मैं दिखाऊं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 भी लेसी के ऊपर ही था, बस इसमें फर्क ये था कि आप जब लेते हो ना विच एवर इज लोअर, तो आपका जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी है वो 1156,960 आया, और जो फेयर वैल्यू है वो 1150 दिया हुआ था। तो अगर आप देखो तो आपकी फेयर वैल्यू है 11,50,000 और आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी है 1156,960, तो हम विच एवर इज लोअर दैट इज 11,50,000 पे रिकॉर्ड कर लेंगे। यहां इस केस में फेयर वैल्यू लोअर आ रही है, बस ध्यान रखना, यही पूछा था अपने को। ठीक है, चलो तो दिस वाज फाइनेंस लीज लेसी का अकाउंटिंग। क्या ये पार्ट सबको क्लियर है मेरे हीरो लोग? यस। चलो अब इसी रफ्तार से हम आएंगे लेसोर के अकाउंटिंग पे। सर लेसोर में क्या फर्क है? हल्का सा फर्क है। सबसे पहले लेसोर के अकाउंटिंग डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेसोर वो पार्टी है जो असेट बेच रहा है, फाइनेंस लीज में तो असेट बिक चुका है, तो बाहर जाएगा असेट। अब डेबिट क्या करेगा ये हीरो? तो डेबिट करेगा लीज रिसीवेबल। क्या डेबिट करेगा? लीज रिसीवेबल। क्यों? पैसा अपफ्रंट नहीं आया ना भाई को, पैसा फ्यूचर में मिलेगा, तो डेबिट करेगा लीज रिसीवेबल, ये कर लिया। अब क्योंकि असेट बाहर जा चुका है तो डेप्रिसिएशन की बातें इसके बुक्स में मत करना, ठीक है, ओके। अब जैसे लेसी क्या कर रहा था, लेसी अपने लीज लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहा था और रीपेमेंट कर रहा था। लेसोर के लिए उल्टा होता है, लेसोर लीज रिसीवेबल पे इंटरेस्ट की इनकम बुक करेगा और जो इंस्टॉलमेंट का पैसा है वो रिसीव करेगा। कैलकुलेशन का टेबल सेम है, टेबल सेम बनेगा, वही ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग। ओपनिंग में आएगा लीज रिसीवेबल, इंटरेस्ट इसके लिए इनकम है तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, पहले अक्रू किया इंटरेस्ट इनकम, फिर जो रीपेमेंट है वो ये रिसीव करेगा, रीपेमेंट का पैसा मिलेगा इसको, तो कैश बैंक डेबिट टू लीज रिसीवेबल। टेंशन मतलब वर्किंग सिखाऊंगा बट ऐसा करना है। अब द क्वेश्चन इज, जो डे 1 पे आप रिकॉर्ड करोगे लीज रिसीवेबल टू पीपी, ये कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है? तो यहाँ लोअर बियर नहीं है, लेसोर में लोअर वगैरह नहीं है। आधे लोग कंफ्यूज इधर ही होते हैं कि लेसी में कौन से वैल्यू पे, लेसोर में कौन से वैल्यू पे। लेसोर में लोअर बियर है ही नहीं, लेसोर में है नेट इन्वेस्टमेंट पे। सर नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो लेसोर में आप 3 टर्म्स समझ के ले लेना। पहला होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? जितने भी आपके मिनिमम लीज पेमेंट है प्लस यूजीआरवी, यूजीआरवी अभी आता है यहाँ। यूजीआरवी क्या होता है? सपोज मान लो आपकी रेसिडुअल वैल्यू 100 रुपये है, उसमें से आपको गारंटी मिली है 20 रुपये की, तो ऐसी रेसिडुअल वैल्यू जो असेट की है लेकिन किसी ने गारंटी नहीं दिया आपको, उसको बोलते हैं यूजीआरवी। तो इस केस में यूजीआरवी विल बी 80 रुपीज, ठीक है। अच्छा सर अगर 100 रुपये रेसिडुअल वैल्यू है और पूरा 100 जीआरवी होता तो फिर नहीं होता। तो जो रेसिडुअल वैल्यू जिसकी गारंटी नहीं मिली आपको उसको हम यूजीआरवी कहते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये एमएल प्लस यूजीआरवी, बट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं करते हैं, ग्रॉस फॉर्म में लेते हैं क्योंकि नाम ही ग्रॉस है। अच्छा,
जब मैं इन सब को प्रेजेंट वैल्यू पे ले आता हूं, मतलब एमएलपी प्लस यूजीआरवी, इन सब को मैं प्रेजेंट वैल्यू पे ले आता हूं, उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। ये 3 टर्म्स बड़े जरूरी है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लोग को समझता है, नेट इन्वेस्टमेंट है ये सबका प्रेजेंट वैल्यू, ये भी समझता है। ये अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का लॉजिक क्या है वो सिखाऊंगा, ध्यान देना इधर। सबसे पहले एग्जांपल लिया, मान लो आदित्य और नमन है, ठीक है, आदित्य इज द लेसी, नमन इज द लेसोर। लीज रेंटल 10 लाख एक्सक्लूडिंग जीआरवी मैंने दे रखा है, रेसिडुअल वैल्यू 1 लाख, जीआरवी 80,000, यूजीआरवी 20,000 रुपीज। ठीक है, लीज टर्म कितना है? 5 साल, डिस्काउंट फैक्टर 10% का है। पास जर्नल एंट्रीज ऑन डे 1 एंड ईयर एंड इन द बुक्स ऑफ नमन अज्यूमिंग इट इज अ फाइनेंस लीज, ऑल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब ये सारा डेटा मैंने आपको दे रखा है, अब सॉल्व कैसे करेंगे सुनना मेरी बात। सबसे पहले नमन के बुक्स में पूछा है, लेसोर के बुक्स में पूछा है, क्या लेसोर ऐसा बोलेगा विच एवर इज लोअर? वो सब लोअर बियर नहीं करना इसमें। तो लेसोर एंट्री क्या मारेगा? लेसोर अपनी प्यारी सी एंट्री मारेगा, असेट जा रहा है बाहर तो बोलेगा टू पीपी, और डेबिट करेगा लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल डेबिट कर देगा। अब कौन से वैल्यू पे? नेट इन्वेस्टमेंट पे। ये नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो वो तीनों टर्म्स निकालना, पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालना, ठीक है। अब ये निकालना बड़ा सिंपल है, कैसे निकालोगे? आप पता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए बनाते हो टेबल, तो ऐसा लिखते हो ना, ईयर 1 2 3 4 5, यहाँ रेंटल लिख लो, 10 लाख लिख लिया, इसमें जीआरवी ऐड करो, ये आपकी एमएलपीज हो गई। अब यहाँ यूजीआरवी भी आता है, यूजीआरवी भी लिख दो, तो यूजीआरवी भी लिख दिया, बराबर लिख दिया सर, ठीक है। अब जब आप ये लीज रेंटल्स लिख रहे हो ना जीआरवी प्लस यूजीआरवी के साथ, बस बिना प्रेजेंट वैल्यू लाए इसका टोटल कर लो, तो 10 लैक्स प्लस 10 लैक्स प्लस 10 लैक्स प्लस 10 लैक्स प्लस 10 लाख, ये हो गया 50 लैक्स, प्लस 80,000 प्लस 20,000, ये हो गया 1 लाख, और तो 51 लैक्स हो गया। जब आप ये कॉलम का टोटल मार लोगे विदाउट प्रेजेंट वैल्यू, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, तो अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं हुई, बस ये वाला का टोटल है। अब जब इसी को आप लाओगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू पे, ये बन जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। ओ, तो ये वाले वर्किंग नोट का पहला कॉलम ग्रॉस, सेकंड कॉलम नेट, समझा? और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। वाह सर कितना इजी हो गया, इजी हो गया सर, ठीक है। तो अब मेरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 51 लाख थी, नेट इन्वेस्टमेंट 38, 52, 100, तो मैं पीपीई को इसी पे बाहर करूंगा, लीज रिसीवेबल को भी इसी पे रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। अब मैंने बाकी 3 कैलकुलेशन भी कर लिया। अब मुझे यहाँ कुछ सिखाना है, ये जो लीज रिसीवेबल है इस पे क्या बुक करना है? इंटरेस्ट इनकम। तो बनाओ टेबल, दूसरी टेबल जो बनाते हैं अपन, ओपनिंग लिखा, जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उसी पे इंटरेस्ट इनकम बुक करो, बराबर। तीसरा कॉलम में रीपेमेंट का, फिर एक क्लोजिंग। तो अब ये इंटरेस्ट इनकम है अपने लिए, तो एंट्री क्या बनेगा? नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम है तो क्रेडिट करो, बराबर। और अपन अक्रू कर रहे हैं तो असेट डेबिट करेंगे, तो हमने बोला असेट अकाउंट डेबिट, दैट इज लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम, बराबर। और फिर ये रीपेमेंट हम रिसीव करेंगे, इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा हमको, तो हमने बोला कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। मतलब बेसिकली ये टेबल देखकर एंट्री मारनी है अपने को, ठीक है। ये हो गया, बस इतना ही तो करना है अपने को। तो इन दिस केस आप फर्स्ट डे पे ये एंट्री मारते हो, लीज रिसीवेबल टू पीपी, बाद में ईयर एंड पे इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम और रीपेमेंट आप रिसीव करते हो, दैट्स इट। और एक एंट्री एक्स्ट्रा मार सकते हो जो इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने की एंट्री है। अब आएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम का लॉजिक। आप जब ये फाइनेंस इनकम का टेबल बनाते हो ना, जितने भी 5 साल की इंटरेस्ट की इनकम है उसका टोटल निकालना, इट विल अप्रोक्सीमेटली मैच विथ योर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, बाकी अप्रोक्सीमेटली मैच करेगा। तो बेसिकली अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होता है? आपके 5 साल के इंटरेस्ट का टोटल, आपके 5 साल के इंटरेस्ट का टोटल, वो होता है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, बराबर। तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम आने वाले 5 सालों का जो इंटरेस्ट आप बुक करने वाले वो होता है। तो ये इसको आप आज बुक नहीं करते हो, ये सिर्फ हम डिस्क्लोजर पर्पस के कंप्यूट करते हैं। दिस इज कंप्यूटेड ओनली फॉर डिस्क्लोजर पर्पस। इसको आज बुक नहीं करना, ये बता रहा है कि लेसोर की फ्यूचर कितनी इनकम होने वाली है। AS 90 बोलता है आपको उसको कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बस अब इसी चीज को बेहतर समझने के लिए हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है, विच इज इलस्ट्रेशन नंबर 2। आ जाओ फटाफट से। मैं एग्जैक्ट सेम सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन में नहीं जा रहा हूं बिकॉज मैं कंसेप्ट उसके बाद क्वेश्चन ऐसा करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखो, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन दी हुई है, बराबर। फिर लीज टर्म, लीज रेंटल, जीआरवी, एक्सपेक्टेड रेसिडुअल वैल्यू दिया हुआ है, यूजीआरवी नहीं दिया है। तो रेसिडुअल वैल्यू 3 लाख है, जीआरवी 1.6 है, तो यूजीआरवी तो आप निकाल सकते हो ना 1.4 का। तो क्या बोलता है? अ सर्टेन अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अब बोला ही नहीं किसके बुक्स में, तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम सिर्फ लेसोर के बुक्स में होता है, तो लेसोर का अकाउंटिंग पूछ रहा है। प्लस अगर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछ रहा है तो बाय डिफॉल्ट फाइनेंस लीज ही होगा बिकॉज ऑपरेटिंग लीज में ये सब नहीं आता है।
ठीक है। अब हम करें कैसे लेसर के बुक्स की अकाउंटिंग, तो बड़ी सिंपल है। सबसे पहले डे 1 की एंट्री पास करने का ट्राई करना। ये बेचारा लेसर क्या एंट्री पास करेगा, ये लेसर बोलेगा लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पीपी, बराबर। क्या ये लोअर वोर करेगा क्या लेसर? नहीं 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 सर, ये तो नेट इन्वेस्टमेंट बुक करेगा। अब नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले वही प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी प्रेजेंट वैल्यू? रेंटल्स की, जीआरवी और यूजीआरवी, ये सब की। ध्यान रखना जीआरवी यूजीआरवी लास्ट के कैश फ्लो में आता है, हाँ ठीक है। तो मैं निकालता हूँ, देखो इधर मैंने रेंटल्स लिखा, जीआरवी लिखा, यूजीआरवी लिखा। प्रेजेंट वैल्यू किए बिना जो टोटल है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। इसको जब लाओगे प्रेजेंट वैल्यू पे तो ये बनेगा नेट इन्वेस्टमेंट। तो अब मैं इस पे रिकॉर्ड करूंगा 28.31। तो जो मैं ये एंट्री मारूंगा 28.31 पे रिकॉर्ड कर ली मैंने। सबको समझा ये वाला पार्ट? इसमें पूछा था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितना है, ये दोनों का डिफरेंस है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, तो वो मैंने निकाल के दे दिया इनको। अब मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी किया था। क्या किया था? सर अगर मुझे हर साल का इंटरेस्ट इनकम निकालना तो कैसे निकालूं? बना लो टेबल, बराबर। फाइनेंस चार्ज का टेबल बना लो, ओपनिंग, इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग, बराबर। बस वो टेबल बना के आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है वाला पार्ट? यस। इसकी एंट्री वगैरह माने आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। यस सर। तो ये आपका लेसर का अकाउंटिंग खत्म हो जाता है फिनेंस लीज में। तो अगर मैं आपके वापस से डे 1 के चार्ट में आऊँ, तो आप ध्यान से देखोगे तो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है मेरा। डेफिनेशन ऑफ लीज कंप्लीट हो चुका, स्कोप कंप्लीट हो चुका, इंपॉर्टेंट टर्म्स, टाइप्स ऑफ लीज, इंडिकेटर्स, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस लीज में यहां तक हो चुका। लेसी की बुक्स, लेसर की बुक्स। अब फाइनेंस लीज में कुछ स्पेशल केस है, अब मैं आपको वो रिवाइज कराने वाला हूँ, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट केस है, थोड़े से अनयूजुअल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये फाइनेंस लीज में केस है, ठीक है। क्या है? 2 केसेस, और ये स्पेशल केस भी सिर्फ लेसर के बुक्स में है। क्या है वो 2 केस? सबसे पहला, अगर लीज रेंट ही नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे, और अगर जो डिस्काउंटिंग फैक्टर अपन यूज कर रहे हैं अगर वो ही नहीं दिया है तो फिर क्या करेंगे सर? हवन करेंगे? हवन नहीं करेंगे सर, निकालेंगे, निकालना पड़ेगा। आओ इधर भाई आया है, सब बता के जाएगा, टेंशन मत लो। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, मान लो अगर एनुअल लीज रेंट ही नहीं दिया है तो इसको करने के लिए अपने को एक अजम्पशन लेकर सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इधर आ जाओ, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 था अपनी किताब का, वो करवाया था। इधर आ जाओ, दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखो क्या बोलता है। बोलता है ये है मेरा फेयर वैल्यू, ठीक है। एनुअल लीज पेमेंट टू बी मेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर आर स्ट्रक्चर्ड इन सच अ वे दैट सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एंड दैट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू टुगेदर इक्वल द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लीज्ड आउट। ये सब क्या लिखा है इंग्लिश भाषा में सर? आसान भाषा में बताओ। आसान भाषा में वो बोलता है कि अगर आपके पास रेंटल्स नहीं है तो मान लेना कि ये जो फेयर वैल्यू ऑफ असेट है, यू हैव टू रिकवर दिस फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। मतलब इन दोनों का प्रेजेंट वैल्यू मिलाकर आपकी फेयर वैल्यू रिकवर होनी चाहिए। ये अपना पहला असम्पशन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या हमारे पास फेयर वैल्यू है सर। क्या हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी है? क्या यूजीआरवी के 3 साल के बाद का वैल्यू दिया हुआ है, इसको आप डिस्काउंट करोगे 3 साल के पहले तो आपको आज की वैल्यू मिल जाएगी, बराबर। तो ये यूजीआरवी की आज की वैल्यू आपको मिल गई। अब जब 3 में से 2 अमाउंट आपके पास है, फेयर वैल्यू भी है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी भी है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। बट ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, लीज टर्म 3 साल का था, बराबर। तो अब मुझे लीज रेंटल पर एनम चाहिए होता है, तो मैं क्या करूं? मैं डिवाइड बाय 3 कर दूं क्या? ये डे की तरह डिवाइड बाय 3 मत करना, ये प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स में है। जब रेंटल चाहिए होता है तो पर एनम चाहिए होता है ग्रॉस फॉर्म में, बराबर। तो 3 साल से मत डिवाइड करना, 3 साल के एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना। क्या करना? 3 साल से नहीं, 3 साल के एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करना। अब ये सर एन्युटी फैक्टर क्या होता है? चलो पहला क्वेश्चन है, लॉजिक देने का ट्राई करता हूं। मान लो पता अपन पहले प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते थे? लीज रेंट लिखते थे, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखते थे और दोनों को मल्टीप्लाई करके अपने को मिलती थी प्रेजेंट वैल्यू। इस केस में रेंटल अपने पास नहीं है लेकिन टोटल प्रेजेंट वैल्यू है, बराबर, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी है। तो क्या मैं रेंटल निकाल सकता हूँ? कहता आंसर इज यस। आप इक्वेशन देखो कैसी बनती है, लीज रेंट इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, बराबर। अब मेरे पास लीज रेंट नहीं है तो क्या करने का? लीज रेंट ढूंढने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर को यहां भेज देने का। अब जब आप इक्वेशन के इस तरफ भेजोगे तो मल्टीप्लिकेशन विल बिकम डिवीजन। तो प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे तो लीज रेंट मिलेगा। बट क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू 3 साल की है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी आपको 3 साल का डिवाइड करना पड़ेगा। अब टोटल 3 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर को बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। मतलब जब आप मल्टीपल ईयर्स के डिस्काउंटिंग फैक्टर ऐड अप करते हो उसको बोलते हैं एन्युटी फैक्टर। तो इस इक्वेशन समझता है अपने को कि लीज रेंट ढूंढना है तो प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करना डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ लीज टर्म से। तो मेरा 3 साल था लीज टर्म, तो 3 साल के
टोटल ऑफ 3 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से डिवाइड किया मैंने, तो मुझे रेंटल मिलेगा पर एनम का। अब इतना सब थोड़ी ना एग्जाम में याद रहेगा अपने को, तो ये छोड़ दो, ये लॉजिक था, एक्स्ट्रा पार्ट है। एग्जाम में कितना याद रखना है कि जितना भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी आया डिवाइड कर देना एन्युटी फैक्टर से, आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा लीज रेंटल्स ईच ईयर। सबको समझा ये वाला पार्ट, ये पहला चीज था। सेकंड पूछा था अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। भाई देखो, एक बार आपको रेंटल्स मिल गए ना, तब तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना बड़ा सिंपल है। मैंने क्या बोला, बनाने का टेबल जिसमें लीज रेंट लिखोगे ग्रॉस फॉर्म में प्लस यूजीआरवी कर देना, तो ये बिना डिस्काउंटिंग फैक्टर का बनेगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जैसे डिस्काउंटिंग करोगे आपको मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट, दोनों का डिफरेंस आपका हो जाएगा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। सिंपल, सबको समझा ये वाला पार्ट। एक ये क्वेश्चन था जहां एनुअल लीज रेंटल मिसिंग था। ऐसा ही एक और सिमिलर क्वेश्चन है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको। बस उसमें एक चीज का फर्क है, उसमें फर्क यह है कि आपको रेंटल निकालना है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम भी निकालना है, और ये भी बताना है कि ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है, ये भी बताना है आपको, बराबर। तो इसके लिए मैंने पता है क्या किया था आपको, मैंने बोला था 3 स्टेप अप्रोच फॉलो करना, बराबर। सबसे पहला स्टेप आप लीज रेंट निकालना, कैसे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी डिवाइड बाय 3 साल का एन्युटी फैक्टर। सेकंड, अब क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है फाइनेंस लीज है या नहीं वो चेक करना है, तो आप 5 कंडीशन चेक करके भी दिखाना और बताना एज पर विच कंडीशन फाइनेंस लीज है। तीसरा, फिर आप अर्नड फाइनेंस इनकम निकालोगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट करके। अब देखो मैंने सेम फॉर्मेट फॉलो किया है। सबसे पहले मैंने निकाला है लीज रेंटल, बराबर। अब इसमें भी दिया हुआ था, सेम चीज फॉलो करी। फेयर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी मिलेगा, बैलेंसिंग फिगर। अब इसको मैं 3 साल के एन्युटी फैक्टर से डिवाइड करूंगा, तो मुझे मिलेगा एनुअल प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी एनुअल लीज रेंट, ये मिल गया पहला चीज। सेकंड, मुझे चेक करना है कि फाइनेंस है कि ऑपरेटिंग है, तो 5 कंडीशन। सबसे पहले हम चेक करेंगे ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या, बोलने का नहीं। क्या परचेज ऑप्शन की बात की क्वेश्चन में, नहीं। क्या लीज टर्म मेजर पार्ट कवर करता है क्या, मैंने क्या कहा था, नॉर्मली 75% इज मेजर पार्ट, बट आईसीए ने इस क्वेश्चन में 60% को भी मेजर पार्ट माना है, बराबर। तो लीज टर्म 3 साल है, लाइफ 5 साल है, तो 60% को मेजर माना है, तो आप भी मान सकते हो, नहीं मानोगे तो भी चलेगा, आप असम्पशन लिख कर आ जाना अपना जो भी है। मेन फोर्थ वाला पार्ट है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी। योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी क्या सब्सटेंशियली कवर करता है का फेयर वैल्यू, तो मैं बताऊँ वो कवर करेगा ही करेगा हर बार। आपका अजम्पशन ही ऐसा है ना, आपको बेसिकली फेयर वैल्यू रिकवर करना है इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। यूजीआरवी होता ही बड़ा नॉमिनल अमाउंट है, तो इसको हटा दोगे तो मोटा मोटी आपका फेयर वैल्यू से आप यही रिकवर करने वाले हो, बराबर। तो क्या वो कवर कर रहा है क्या, तो अपने पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी है, फेयर वैल्यू भी है, निकाल लो परसेंटेज, तो 92% कवर कर रहा, तो ये फाइनेंस लीज है, ठीक है। स्पेशलाइज नेचर का बात नहीं किया तो ये वाला पॉइंट मीट नहीं कर रहा, बट फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक ही मीट करना है। तो बिकॉज फोर्थ कंडीशन इज मेट एंड एज पर आईसीए थर्ड इज ऑल्सो मेट, तो इट इज अ फाइनेंस लीज। तो ये सेकंड स्टेप था। तो पहला स्टेप एनुअल लीज रेंट निकाला, दूसरा 5 कंडीशन चेक किया, अब तीसरा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना है। उसमें सिंपल है यार, बनाओ टेबल, लीज रेंट विदाउट प्रेजेंट वैल्यू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे मिलेगा नेट इन्वेस्टमेंट, दोनों का डिफरेंस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, दैट्स इट। एक और सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मेरे किताब का, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन, नंबर्स अलग है बस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये कौन सा स्पेशल केस था जहां लीज रेंट मिसिंग है। अब एक और स्पेशल केस जिधर इंटरेस्ट रेट ही मिसिंग है भाई साहब, इंटरेस्ट रेट ही नहीं है भाई, तो नॉर्मली ये इसका डिस्कशन आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आता है, एफएम ग्रुप 2 है, नहीं चालू किया सर है, अरे थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, तो वहाँ आता है, बट फिर भी मैं आपको डिस्कस करके दे देता हूँ इधर, ठीक है। तो ध्यान रखना, मैं जितना डिस्कशन करूँगा वो काम चलाओ डिस्कशन है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैं उतना ही बात करूँगा जितना मुझे काम आने वाला है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलो तो इंटरेस्ट रेट मिसिंग है तो क्या करना है, सबसे पहली बात, इसको क्या क्या नाम से बुलाते हैं, इसको IRR भी बुलाते हैं, बराबर, इसको इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट भी बुलाते हैं, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर भी बुलाते हैं, ठीक है। अब ये निकालने के लिए एक अजम्पशन लेना पड़ता है, आपको मानना पड़ेगा कि मुझे एक ऐसा रेट चाहिए जिधर मेरा जो डे 1 का कॉस्ट या फेयर वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ यूजीआरवी। इसका मतलब क्या है सर, आसान भाषा में समझाओ, एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये एनुअल लीज रेंटल है 1 लाख पर एनम, ठीक है, लीज टर्म 5 साल, जीआरवी यूजीआरवी दे रखा है, फेयर वैल्यू दे रखा है 4,20,000। अब मेरा डे 1 का ये वैल्यू है, ठीक है, मेरे ये रहे फ्यूचर के कैश फ्लोस 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख और 1 लाख प्लस दिस यूजीआरवी एंड जीआरवी। अब मुझे इनको, इन सारे कैश फ्लोस को एक ऐसे रेट से डिस्काउंट करना है कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू 420 आनी चाहिए। सर ये कैसे मिलेगा हमको, तो हम करते हैं ट्रायल एंड एरर, रैंडमली कोई भी
परसेंट लेके चेक करते रहते हैं कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बराबर। तो हम समझा क्या करना है, कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, समझा क्या। तो हमको ये फ्यूचर कैश फ्लोज को एक ऐसे रेट पे डिस्काउंट करना है कि उनकी प्रेजेंट वैल्यू 420 आनी चाहिए, बराबर क्या। तो अब मैं करूंगा ट्रायल एंड एरर। तो पहले मैंने 10% से किया, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकाला, आंसर आया 428,680। ओ माय गॉड, नहीं आया। हमको कहां तक चाहिए था, हमको 420 चाहिए था सर, वो तो 428 आ गया, नहीं आया। रोना चालू कर दो, उए उए उए, ऐसा रो लिया सर। अब क्या करें, क्योंकि आंसर तो मैच नहीं किया। तो अब अपने को थोड़ा कम अमाउंट चाहिए था ना, अपने को 428 नहीं 420 चाहिए। जब अमाउंट कम चाहिए ना तो रेट बढ़ाओ, जब प्रेजेंट वैल्यू का अमाउंट कम चाहिए तो रेट बढ़ाओ। तो मैंने रेट बढ़ाया। अब नॉर्मली प्रोसीजर फॉलो करो, 2% से बढ़ा दिया करो, ठीक है, 2% इज अ सेफ बेट। तो 2% से मैंने बढ़ाया, ठीक है, निकाली मैंने प्रेजेंट वैल्यू। क्या वो आया, 4,05,000 आया। 420 आया क्या, नहीं आया। तो रो लो, उए उए उए, रो लिया सर। कैसे रोया सर आपने, रो लिया। अब ना 10% से 4,20,000 आया, ना 12% से 4,20,000 आया। जब आपने 2% ले लिया, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू देखना। अब अगर एक प्रेजेंट वैल्यू 420 के ऊपर आ रहा है और एक प्रेजेंट वैल्यू 420 के नीचे आ रहा है, मतलब रेट इन दोनों के बीच में है। तो जब ऐसा केस हो जाए तो फिर बार बार मत करते बैठो, यू कैन डू अ टेक्निक नोन एज इंटरपोलेशन। यहां मैंने इसको याद करवाया है, लॉजिक वगैरह एफए में मिल जाएगा। इंटरपोलेशन कब कर पाओगे, जब एक प्रेजेंट वैल्यू 420 से ज्यादा आई है और एक प्रेजेंट वैल्यू 420 से कम आया है। कैसे करोगे, सिंपल है, जो भी छोटा रेट है पहले वो लेना। तो 10 और 12 में छोटा रेट क्या था, 10% था, वो लिया। अब इस 10% का जो भी आंसर था वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिखना। लिख लिया सर, ठीक है। फिर लिखना माइनस माइनस। अब न्यूमरेटर में किससे माइनस करना, जहां तक हमको पहुंचना था, हमको 420 तक पहुंचना था, उससे माइनस किया। डिनोमिनेटर में किससे माइनस किया, वो दूसरे परसेंटेज का आंसर, और फिर मल्टीप्लाई कर देना दोनों परसेंटेज के डिफरेंस से। अब देखो याद ही करना है इसको, ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। वापस से छोटा परसेंटेज लो, उसका आंसर लिखो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, फिर लिखो माइनस माइनस। न्यूमरेटर में करो माइनस, कहां तक पहुंचना था वहां तक, और डिनोमिनेटर में करो माइनस फ्रॉम द सेकंड परसेंटेज का आंसर। मल्टीप्लाई कर देना दोनों परसेंटेज से। अब सॉल्व कैसे करें, मतलब दोनों परसेंट के डिफरेंस से। अब सॉल्व कैसे करें, तो इसमें 3 चीजें, पहला ये, दूसरा ये बीच का, और तीसरा ये लास्ट वाला। पहले आप बीच वाले को सॉल्व करना। ऐसा क्यों, बचपन का मैथ्स, बोर्ड मास, ब्रैकेट्स ओपन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सबट्रैक्ट। तो पहले आप ये सॉल्व करोगे, बराबर। तो पहले मैंने बीच वाले को सॉल्व किया, मेरा आंसर आया 0.380, ठीक है। फिर अब आप इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब पहले सॉल्व इसको करना, फिर इससे मल्टीप्लाई करना। अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो 12 माइनस 10 2% आएगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा करना, 0.380 इंटू 2%, मत दबाना, 0.380 इंटू 2 करके छोड़ देना, बस इंटू 2 करना, परसेंट मत दबाना। तो आपको आएगा 0.76, बराबर। फिर कर देना +10, मतलब प्लस सबसे लास्ट में करना। तो यहां भी परसेंट मत दबाना, बस +10 कर देना, तो आपको आएगी रेट 10.76। तो मैंने लिख के भी दिया है, पहले आप डिवाइड वाला सॉल्व करोगे, सेकंड मल्टीप्लाई करोगे, डोंट प्रेस परसेंटेज, थर्ड ऐड करोगे, यहां भी डोंट प्रेस परसेंटेज, तो आपको आंसर आ जाएगा, बराबर। यस, तो ये आपका इंटरपोलेशन होता है। इसी को समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल लिया था, ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिमिलरली एक अपन ने आईसीआई वाला क्वेश्चन भी किया था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा मैंने एक नया पार्ट भी डिस्कस किया था, सुनना। वो मेरे सॉल्व एग्जाम्पल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पहला, इसमें ये सब डेटा दे रखा है कि रेंटल्स कितने आपके 50। अरे फिर बंद हो गया, मैंने कहा ना बीच में बंद हो जाता है, ये झेल नहीं पाता बेचारा इतना लोड। तुम सब मुझे मिलकर आईपैड गिफ्ट कर दो, ठीक है। सर कैसी बातें कर रहे हो सर। यहाँ ये रहा, रेंटल्स है 50, लीज टर्म 5 ईयर्स, जीआरवी 25, यूजीआरवी 15, फेयर वैल्यू 2 लाख। हमको क्या करना है, ये सारे हैं फ्यूचर कैश फ्लोस, इनको ऐसे वैल्यू पे डिस्काउंट करो कि आपका प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख आना चाहिए। यही मोटिव है ना कि आपका प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख आना चाहिए, बराबर। बस हम वही करेंगे इसमें। तो अब इसको भी मैंने सॉल्व करके दिखाया था, आपको दिखा रहा हूं मैं, यहां ध्यान देना भाई। सॉल्व एग्जांपल नंबर 1 ये रहा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, तो अब डिस्काउंट करना है लीज रेंट को एट सच अ रेट कि उनका प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख आना चाहिए। तो मैंने पहले 10% लिया, मेरा फेवरेट 10% ही होता है, तो लिया, आया 2,14,000 आया। मेरे को 2 लाख तक चाहिए था, क्या वो आया, नहीं आया, रो लो, उए उए उए। अब रेट कम चाहिए, सॉरी अमाउंट कम चाहिए, तो रेट बढ़ाओ। तो 2% से बढ़ाने का, बढ़ाया 12% किया, आंसर आया 202,780। आया नहीं आया, रो लो, उए उए उए, रो लिया सर, ठीक है।
अब अपने को और कम चाहिए। अब देखो नॉर्मली आप क्या बोलते हैं सर, इंटरपोलेशन कर ले, नहीं कर सकते। 2 लाख से ज्यादा एक अमाउंट होना चाहिए और 2 लाख से कम एक अमाउंट होना चाहिए। यहाँ दोनों अमाउंट 2 लाख से ज्यादा है तो इंटरपोलेशन नहीं कर पाओगे, और रेट बढ़ाओ कम अमाउंट आएगा। तो आया 192 360। अब एक रेट कम, अब एक अमाउंट कम आ गया आपका प्रेजेंट वैल्यू से। तो यहाँ देखो 10% से लिया तो 213 इतना कुछ आया था, 214,340, सॉरी एक 4 मिस हो गया इधर, तो आ गया 214,340। हाँ, फिर 12% लिया तो आपका जवाब आया 202,780 और 14 लिया तो 192 360। अब कौन सा ले, जो भी दो नजदीक वाले वो लेना, क्योंकि जितना गैप बड़ा होगा, सपोज आप 10 और 14 लोगे तो उतना आपका आंसर वेग आएगा। इंटरपोलेशन में जितना 2% का गैप कम होगा उतना आंसर एक्यूरेट आएगा, तो इसलिए 10 को इग्नोर कर देना, बराबर। तो 12 14 लेंगे, इससे अपन ने सॉल्व किया, इंटरपोलेशन किया, वही सेम, तो आपका आंसर आया 12.53। दैट्स इट। क्या आपको ये वाला पार्ट समझता है मेरे हीरो लोग? यस सर। ये क्या था आपका पार्ट? ये था अगर IRR मिसिंग हुआ तो क्या करना है। ये आपका, ये सब आपके फाइनेंस लीज में कवर हो गया। फाइनेंस लीज में लेसी, लेसॉर, स्पेशल केस सब कवर कर लिया। आई होप तुम्हारे लिए हेल्पफुल है। अच्छा ध्यान रखना, आगे बढ़ो उसके पहले जब मैं क्वेश्चन रिवाइज कराता हूँ, इट इज़ अ मियर रिविजन। राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट। राइटिंग प्रैक्टिस करना ही है आपको। वो तो बस ये है कि आप बहुत पहले लेक्चर देख रहेंगे, भूल जाते हो बेचारे, कोई बात नहीं, भूलना इज नॉर्मल, बट आपको रिकॉलिंग में हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। उसके बाद जैसे रिकॉल हुआ, प्रैक्टिस करो, पक्के होएंगे उससे, ठीक है। चलो आगे, फिर आएगा अकाउंटिंग फॉर ऑपरेटिंग लीज। यहाँ सिंपल है, यहाँ लेसी लेसॉर दोनों का बुक साथ में डिस्कस कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था, ऑपरेटिंग लीज इज लाइक अ नॉर्मल रेंटल एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, लेसॉर के लिए रेंट की इनकम है, लेसी के लिए रेंट का एक्सपेंस है। बस फर्क इतना है, AS 19 सजेस्ट करता है प्रोसीजर, वो बोलता है जो भी रेंट बुक करोगे, कुछ नहीं बोला गया तो SLM बेस पे बुक करना है। मतलब आपको पैसा किसी भी रेशियो में मिले, हर साल रेंट एक्सपेंस या रेंट इनकम इक्वल बुक होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो मैंने स्टूडियो लिया लीज पे फॉर 5 ईयर्स, बीबी सर ने बोला रेंटल होगा 1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, फिर बढ़ता हुआ चलेगा 1,10,000, 1,20,000, 130, 140। तो जब ऐसा होता है तो आप निकालोगे SLM बेसिस, मतलब सारा रेंट का टोटल अप करो, उसका निकालो एवरेज, तो एवरेज आया 1,20,000। अब हम मानेंगे मेरा रेंटल 1,20,000 होगा। चलो बीबी सर के बुक्स की अकाउंटिंग बात करते हैं, जैसे लेसॉर की बात कर लेते हैं। तो लेसॉर इसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, लेसॉर बोलेगा रेंट मेरा इनकम है, सुन लो मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अब बीबी सर ठान लेंगे कि इनकम 1,20,000 बुक करनी है, पैसा कितना भी आए। तो सपोज बीबी सर को पैसा आया कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आता ना बीबी सर को 1 लाख। 2 लीज रेंट की इनकम प्रॉफिट लॉस में कितनी बुक करेंगे, 1.2 लाख। अब जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, तो स्टैंडर्ड बोलता है जब भी ऐसा डिफरेंस आए तो आप उसको लीज इक्वलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देना, क्योंकि डेबिट हो रहा है तो ये आपके करंट असेट में दिखेगा, बराबर। अब समझा कैसे करना है। अब सेम तरीके से मैंने ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 का भी पास किया है। जैसे ईयर 2 में क्या हुआ, ईयर 2 में पैसा आया 1,10,000, लेकिन इनकम तो 120 की बुक करनी है, तो वापस लीज इक्वलाइजेशन और डेबिट होएगा 10,000 से। ईयर 3 में पैसा भी इतना ही आया, बुक भी इतना ही करना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ईयर 4 में उल्टा होना शुरू होएगा। अब ईयर 4 में पैसा ज्यादा आया, पैसा आना एक अलग चीज है, बुक तो 120 ही करेंगे। तो पैसा 130 आया, बुक 120 ही किया। अब जो लीज इक्वलाइजेशन है वो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब जो आपने बुक किया वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ईयर 5 में सेम चीज, आपको पैसा आया 140 का, बराबर, लेकिन बुक तो 120 ही करना है, तो 20 आपका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। समझा, ये लेसॉर की बुक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट लेसी का बुक्स होता है। बस फर्क इतना रहेगा, लेसी पैसा देगा और रेंट इनकम नहीं एक्सपेंस बनेगा, बस इतना ध्यान रखना आप। दिस वॉज अ नॉर्मल ऑपरेटिंग लीज का अकाउंटिंग, ठीक है। अब ऑपरेटिंग लीज में एक स्पेशल केस भी आपको याद आएगा, तो आपने डिस्कस किया था कि कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग लीज में आपको रेंटल इनकम SLM बेस पे नहीं बुक करनी है। सपोज आपने लीज में कोई मशीन दिया है, अब मशीन का आउटपुट दिया हुआ है कि फर्स्ट ईयर में इतना आउटपुट हुआ, सेकंड ईयर में इतना आउटपुट हुआ, थर्ड ईयर में इतना आउटपुट हुआ, बराबर। तो जो लीज रेंट है वो उस आउटपुट के रेशियो में बुक करोगे। अब मान लो यहां कहानी उल्टी हो गई, अब मैं पेमेंट तो कर रहा हूं 40,000 पर एनम फॉर 3 ईयर्स, बट मशीन जो लीज पे दिया है उसका आउटपुट है 10,000, 20,000, 30,000, बराबर। अब इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे लीज रेंट एक्सपेंस की। अब मैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो, अमाउंट निकालना इज इंपॉर्टेंट, एंट्री तो मार ही देंगे अपन। तो इसमें क्या करेंगे, जब आपको आउटपुट दिया हुआ है ना, तो पहले निकालो टोटल लीज रेंट, टोटल कितना है 40 इंटू 3, 120 है। अब क्या मैं इसको SLM बेस पे बुक कर दूं 3 साल में, नहीं, नॉर्मल कुछ नहीं बोलते तो SLM कर देते। यहाँ यूनिट्स की बातें हैं तो आपको इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स करना पड़ेगा, तो जितना भी यूनिट्स है उसके रेशियो में निकाल लेना, 120 को इस यूनिट्स के रेशियो में निकाल लेना। तो फर्स्ट ईयर में आएगा 20, सेकंड में आएगा 40, थर्ड में आएगा 60। ये वो रेंट है
जो आपको पीएनएल में बुक करना है। मतलब यहाँ दो चीज होती है, पहला हर साल कैश बैंक कितना आ रहा है जा रहा है वो है 40, लेकिन हर साल पीएनएल में रेंट कितना बुक होगा 20, 40, 60। तो कुछ सालों में डिफरेंस आएगा ना, लीज इक्वलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेसी की बात करते हैं, पैसा कितना भरना है 40, लेकिन प्रॉफिट लॉस में कितना बुक करना है डिस्कस का 20, डिफरेंस लीज इक्वलाइजेशन। सेकेंड ईयर में बुक भी इतना करना है, पैसा भी इतना आया तो कुछ नहीं होगा। थर्ड ईयर में बुक इतना करना है लेकिन पैसा 40 ही आया, तो मैं क्या करूंगा, रेंट का एक्सपेंस बुक करूंगा 60, पैसा दिया 40, और डिफरेंस होगा लीज इक्वलाइजेशन, मतलब जो फर्स्ट डे पे क्रिएट किया वो हो गया आपका रिवर्स। लेसर का बुक्स एग्जैक्टली उल्टा। सबको समझा? यस। इसी के ऊपर बेस्ड एक एक्स्ट्रा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9। इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट है, वो क्या है मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ फटाफट से। ठीक है, इधर आ जाओ। सबसे पहले इधर क्या हुआ है, इधर ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है, और वो बोलता है हमको इक्वल एनुअल लीज रेंटल्स रिकवर करना है। अच्छा, यहां भी लीज रेंटल दिया हुआ नहीं है, जैसे मैंने क्या बोला था रेंटल 40,000 पर मंथ है, यहां दिया हुआ नहीं है, तो यहां रेंटल कैसे निकाले? यहां ऐसे करे क्या सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर। ए वो फाइनेंस लीज में करना, फाइनेंस लीज में, ऑपरेटिंग में मत करना, ऑपरेटिंग में मत करना। तो ऑपरेटिंग में कैसे करोगे, सीधा सीधा करने का। देखो क्या है, मशीन 3 साल का लीज पे दिया, मशीन का कॉस्ट है 1,50,000, हमारा मार्जिन 30% का है, तो ऐसा मान लो हम जब पैसा रिकवर करेंगे तो हम 1,50,000 प्लस 30% रिकवर करना चाहेंगे, वो आएगा आपका 1,95,000। इतना हम रिकवर करना चाहेंगे, लेकिन लाइफ 5 साल है, तो अगर हम 5 ईयर्स के लिए लीज पे देते तो इतना रिकवर करते हैं। क्या हमने दिया 5 ईयर्स के लिए लीज पे? नहीं, हमने सिर्फ 3 ईयर्स के लिए ही लीज पे दिया है, तो हम ये पूरा रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो सर क्या करें, इंटू 3/5 करते, 3/5 नॉर्मली आप ये कर देते हैं, लेकिन यहाँ आउटपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, तो हम कितना रिकवर करेंगे वो आउटपुट के रेशो पे डिपेंड करेगा। मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब हमने क्या किया, कॉस्ट निकाली, मार्जिन ऐड किया 1,95,000, मैंने बोला लाइफ ऑफ द एसेट इज 5 ईयर्स बट वी आर गिविंग ऑन लीज ओनली फॉर 3 ईयर्स, तो प्रोपोर्शनेट रेंट विल बी रिकवर्ड। आउटपुट ऑफ ईच ईयर इज ऑल्सो गिवन, देयरफॉर वी विल यूज द आउटपुट टू कैलकुलेट द एनुअल लीज रेंटल। तो मान लो ये 1,95,000 तब रिकवर करते जब पूरे 5 साल के लीज पे दिया होता। अब 5 साल का आउटपुट है 3 लाख, उसमें से पहले 3 साल का आउटपुट से 1,50,000 है, बराबर। तो मैंने बोला 1,95,000 इंटू जितना 3 साल का आउटपुट है वो डिवाइड बाय टोटल आउटपुट, बस इतना ही पैसा हम रिकवर करेंगे 97,500। अब ये 3 साल का रेंटल हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है हम जब पैसा रिसीव करेंगे तो इक्वल रेंटल रिसीव करेंगे, तो हम हर साल में रेंटल कितना रिसीव करेंगे 32,500। ये कितना इनकम बुक करना है वो नहीं है, ये आपको हर साल कितना पैसा आएगा वो है, ठीक है। अब बुक कैसे करना है वो आउटपुट के रेशियो में, जस्ट ऊपर जो एग्जांपल क्या वैसे, जैसे पर एनम पैसा आएगा 32,500 तो 3 साल में पैसा आएगा 97,500। अब इसको आप बुक कैसे करोगे, इन द रेशियो ऑफ यूनिट्स। तो ये आपका आ गया रेंट इनकम कितना आपको बुक करना है। तो पैसा मिला इतना 32,500, इनकम बुक किया इतना, डिफरेंस लीज इक्वलाइजेशन मैंने करके दिखाया। 3 साल का एंट्री देख लेना भाई। इसमें एक और चीज पूछा था, डिप्रिसिएशन। लेसॉर चार्ज करता है डिप्रिसिएशन, आपने डिस्कस किया हुआ है। लेसॉर कितने ईयर्स में डिप्रिशिएट करेगा, ऑपरेटिंग लीज में एसेट बाहर नहीं जा रहा है, तो लेसॉर जो भी कॉस्ट है उसको 5 ईयर्स में डिप्रिशिएट करेगा। इसमें 3 साल का ही पूछा है बट मैं बता रहा हूँ 5 ईयर्स में करेगा। कौन से रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ आउटपुट, बराबर। कुछ नहीं बोला हो तो डिवाइड बाय 5 कर लेते, 1.5 डिवाइड बाय 5 ईयर्स कर लेते, लेकिन आउटपुट दिया हुआ है। तो याद है AS10 पढ़ते हैं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो जितना यूनिट्स है उस रेशियो में कर देना, बस मैंने वो निकाल के दिया हुआ है, चेक कर लेना, आंसर सही आएगा आपका। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। फाइनल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके बाद तो छोटा सा कंसेप्ट है लास्ट में जाकर, दैट इज सेल एंड लीज बैक। इसमें होता क्या है, आपने एक असेट सेल में दिया होता है, सेल किया होता है, और वो सेम असेट आपने लीज बैक कर लिया होता है, ठीक है। तो लीज बैक कैन रिजल्ट इन ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। अब ये जो लीज बैक है ये तो AS19 में ही कवर्ड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। अब क्योंकि आपने ये सेल किया है, ये जो असेट सेल किया उसी को लीज बैक किया है, तो ये सेल पे होने वाले प्रॉफिट लॉस का ट्रीटमेंट का डिस्कशन करेंगे इसके अंदर। वापस से सेल एंड लीज बैक में हम लीज बैक की बातें नहीं कर रहे हैं, ये लीज बैक अकाउंटिंग का करना है वो नहीं डिस्कस करने वाले हम डिस्कस करेंगे ये जो सेल पे प्रॉफिट लॉस है उसका क्या करें, बराबर। नॉर्मल सेल होता है ना कुछ भी, जहां लीज बैक नहीं हुआ है नॉर्मल सेल, तो उसका हम यह बात नहीं करते, बट क्योंकि जिसका सेल हुआ है वही लीज बैक हुआ है, तो इसके सेल पे होने वाले प्रॉफिट लॉस का बात यहां करेंगे। पहले ये समझो हम पढ़ने क्या वाले इधर, आधे लोग को लगता है हम लीज बैक की बातें कर रहे हैं, लीज बैक की बातें नहीं कर रहे, जो सेल हुआ ना उस पर प्रॉफिट लॉस की बातें कर रहे हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑन दिस सेल ट्रांजैक्शन इज डिस्कस्ड इन AS19। अब जब सेल करोगे
तो ये भी देखना लीज बैक फिनेंस लीज हो रहा है कि ऑपरेटिंग लीज। मालूम पड़ा सेल डन एंड लीज बैक रिजल्ट्स इन फिनेंस लीज। तो उस केस में जो सेल पे प्रॉफिट लॉस हुआ है क्या करना है उसको आप एमोटाइज करोगे ओवर द लीज टर्म। जैसे फिनेंस लीज पे आपने लिया 5 साल के लिए और सपोज प्रॉफिट आपको हुआ है 50 रुपए का, तो ये 50 रुपये आप 5 साल में हौले हौले 10 करके बुक करोगे। आप फर्स्ट डे पे सारा प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, बट पढ़ के रख लेना, एमसीक्यू में काम आ सकता है। दूसरा है सेल किया और जो लीज बैक हुआ है वो ऑपरेटिंग लीज में हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। वापस से सेल किया और जो लीज बैक हुआ है वो ऑपरेटिंग लीज में हुआ है। तो इस केस में जो सेल पे प्रॉफिट लॉस हो उसका क्या करना है, तो 3 केस है। पहला, जो आपने बेचा है, जो आपने सेल किया था, दैट सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, मतलब आपने मार्केट वैल्यू पे ही बेचा, तो जो प्रॉफिट लॉस होता है यू कैन बुक इमीडिएटली। पहले कंसेप्ट सुन लो, फिर इसको टेस्ट करवाऊंगा विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। बराबर, तो अगर सेल किया है और प्रॉफिट सेल प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो प्रॉफिट लॉस यू कैन बुक इमीडिएटली। अच्छा, सेल किया है और फेयर वैल्यू से नीचे बेचा है, सेल प्राइस लेस देन फेयर वैल्यू, तो उस केस में क्या करना है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट लॉस यू कैन बुक इमीडिएटली। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर सेकेंड केस में लॉस आ जाता है तो आपको चेक करना है कि सपोज आपको जो लॉस आया है क्या वो लीज बैक में कंपेंसेट हुआ है क्या। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने बीबी सर को असेट बेचा तो मुझे 10 रुपये का लॉस आ गया, अब मैं रो लिया बीबी सर के सामने, बीबी सर 10 का लॉस हो गया, तो सर ने बोला कोई बात नहीं, उतना रेंटल कम दे देना। तो अगर ऐसा लॉस फ्यूचर रेंटल में कंपेंसेट हो रहा है तो फिर आप लॉस आज नहीं बुक करोगे, आप लॉस को डिफर करोगे ओवर द लीज टर्म, मतलब हौले हौले बुक करने का फिर लॉस को। तीसरा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, इफ सेल प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू, इसको मैं बोलता हूं चीटिंग। आपने चीटिंग कर ली, चीटिंग। बराबर, सेल प्राइस इज मोर देन फेयर वैल्यू में चीटिंग क्यों बोलते हैं? देखो, फेयर वैल्यू जितने प्राइस पे बेचा समझ में आता है, फेयर वैल्यू से कम प्राइस में बेचा समझ में आता है, मजबूरी रही होगी सस्ते में बेच दिया। फेयर वैल्यू से ऊपर कैसे बेच दिया भाई, फेयर वैल्यू से ऊपर कैसे बिक गया तुम्हारा? बराबर, चीटिंग है ना, पक्का। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सपोज अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरी WDV है, WDV बुक वैल्यू 100 रुपया है, ठीक है, इसकी फेयर वैल्यू थी 150 और आपने बेचा 180 में, ठीक है, चीटिंग हुई कि नहीं हुई? फेयर वैल्यू के ऊपर बेच दिया तो चीटिंग तो हो गई सर। तो यहां 2 कंपोनेंट निकालने का, सबसे पहला, अगर आप 150 तक बेचते तो क्या हमको कोई दिक्कत होती? नहीं सर। देखो, चीटिंग कब हुई है, जब आपने फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा है। अगर आप फेयर वैल्यू तक बेचते तो कोई दिक्कत थी हमको? नहीं सर। तो इसमें पहला कैलकुलेशन करने का, फेयर वैल्यू माइनस WDV, इससे हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आप बुक करोगे इमीडिएटली। मैंने यही बोला, देखो, फेयर वैल्यू माइनस WDV, इससे हमको तो दिक्कत नहीं होगी भी, ये जो प्रॉफिट लॉस रहेगा यू कैन बुक इमीडिएटली। सेकेंड, जो आपने फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा वो हमारी चीटिंग है, तो सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, ये जो आपने ऊपर बेचा है ना, ये चीटिंग है। ये 30 का जो गेन है, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, ये आप डिफर करके बुक करोगे, डिफर मतलब आज नहीं बुक करेंगे, ओवर द लीज टर्म बुक करेंगे, हौले हौले करके, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो 2 शॉर्टकट आपको मैंने दिया है, ये शॉर्टकट है, ठीक है, कि कितना इमीडिएटली बुक करना है और कितना डिफर करना है, ठीक है। अब ये जो 2 कैलकुलेशन है ये सिर्फ केस 3 में करना, चीटिंग वाले केस में। केस 1 एंड 2 में आप नहीं करोगे। केस 1 एंड 2 में अगर प्रॉफिट लॉस आया, बोलना बुक इमीडिएटली। बस केस 2 में वो लॉस आया ना, तो ये ज्ञान लिख कर आ जाना। अगर केस 3 होता है तो फिर आप ये 2 कैलकुलेशन करोगे। अब इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। चलो, हमेशा क्वेश्चन में 3 चीज दी होगी, WDV दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, फेयर वैल्यू दिया रहेगा। मान लो मेरा WDV 100 रुपया, ये कांस्टेंट रख लिया मैंने। अब सेलिंग प्राइस 120, फेयर वैल्यू 120। पहले बोलो चीटिंग हुई क्या, तो बोलो नहीं सर, प्रॉपर पैसे बेचा है, केस 1 है ये तो कोई बात नहीं, जो भी प्रॉफिट लॉस है बुक इमीडिएटली। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए ये दोनों कंपेयर मत करना। केस 1 एंड 2 में कंपेयर सेलिंग प्राइस एंड WDV टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस। बराबर, चीटिंग के लिए हम सेलिंग प्राइस और फेयर वैल्यू देख रहे हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सेलिंग प्राइस और बुक वैल्यू देखना। ये सुनने में कंफ्यूजिंग लगेगा बट है बहुत सिंपल ये चीज, ठीक है। तो पहले देखो केस कौन सा है, तो मैंने बोला केस तो 1 है। अब केस 1 है ना, तो सब भूल जाओ, सिर्फ देखो प्रॉफिट कितना हुआ है। 100 रुपये का असेट था, 120 में बेचा, 20 का प्रॉफिट है, बुक इमीडिएटली। सेकेंड, सेलिंग प्राइस 120 है, बराबर, फेयर वैल्यू 130 है। फेयर वैल्यू से कम में बेचा ना, कम में बेचा समझता है, तो ये केस 2 हो गया। ये चीटिंग नहीं है, कम में बेच सकते हो, ठीक है, चीटिंग नहीं है ना, तो केस 2 हो गया। अब निकालो प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट लॉस कितना, 100 का माल 120 में बेचा, प्रॉफिट है, बुक इमीडिएटली। केस 2 में प्रॉफिट बुक इमीडिएटली, बराबर। यहाँ फेयर वैल्यू 110, बेचा 90 में, कम में बेचा, चीटिंग है? चीटिंग नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालो प्रॉफिट लॉस, 100 का माल 90 में बेचा, सर लॉस हो गया,
बुक इमीडिएटली, लेकिन ज्ञान लिख देना। हाउएवर वो ज्ञान दिया था ना, अगर वो फ्यूचर लीज पेमेंट में कंपेंसेट किया है तो डिफर करना पड़ेगा, ऐसा वाला। चौथा केस, फेयर वैल्यू सेलिंग प्राइस 150, फेयर वैल्यू 130। सर चीटिंग हो गई, चीटिंग, ज्यादा में कैसे बेचा? चीटिंग हुई है। अभी पूरा प्रॉफिट चीटिंग नहीं है। देखो अगर आप 130 तक बेचते तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको, तो इसलिए पहला कैलकुलेशन फेयर वैल्यू माइनस WDV, ये जो प्रॉफिट है बुक इमीडिएटली। दूसरा, जो आपने फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा उससे दिक्कत थी, तो सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू 20, ये प्रॉफिट डिफर करना, ऐसे ही रखना, ठीक है। फेयर वैल्यू माइनस WDV, पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो लॉस होगा, बुक इमीडिएटली। सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, ये जो प्रॉफिट है आपको डिफर करना है। सबको समझा है वाला पार्ट? बस इसी के लिए अपन एक आखिरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3, फटाफट से आ जाओ मेरे पास में। ये देखो ये वाला है, इसमें क्या सुनो, एक केस डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले WDV 40 है, सेलिंग प्राइस 50 है। बोलता है पहला केस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फेयर वैल्यू। फटाफट से बताओ केस कौन सा है? सर ये तो केस 1 है। केस 1 में कोई दिक्कत है क्या? हमको कोई चीटिंग हुई है? नहीं सर। अब बताओ प्रॉफिट लॉस कितना है? तो बुक वैल्यू 40, सेलिंग प्राइस 50, 10 का प्रॉफिट बुक इमीडिएटली। BI मतलब बुक इमीडिएटली, ठीक है। यू कैन बुक इमीडिएटली, मैं टिक मार देता हूं, चलो प्रॉफिट बुक इमीडिएटली। दूसरा, सर फेयर वैल्यू 60 है, कितने में बेचा है अपन ने? 50 में बेचा है। ज्यादा में बेचा क्या? नहीं, कम में बेचा। कम में बेचना चलता है। ये केस 2 हो गया आपका। कौन सा केस हो गया? ये आपका केस 2 हो गया, बराबर। तो केस 2 है। अब देखो प्रॉफिट क्या है कि लॉस है, तो सर सेलिंग प्राइस WDV 10 का प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट है तो बुक इमीडिएटली। तीसरा, फेयर वैल्यू 45 है, सेलिंग प्राइस 38 है, ठीक है, कम में बेचा, चलता है, तो ये भी आपका केस 2 ही है। अब देखो प्रॉफिट की लॉस, तो प्रॉफिट लॉस के लिए सेलिंग प्राइस और WDV कंपेयर करना, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 38, WDV 40, 2 का लॉस है, तो क्या करें 2 के लॉस का? हम बोलेंगे बुक इमीडिएटली, बट वो ज्ञान देना पड़ेगा ना। हाउएवर इफ द लॉस इज कंपेंसेटेड बाय फ्यूचर लीज रेंटल्स, तो अमाउंट डिफर करना पड़ेगा, इसको ज्ञान दे देना। चौथा, फेयर वैल्यू 40, सेल प्राइस 50, फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा, चीटिंग। तो 2 कंपोनेंट निकालोगे। पहला, फेयर वैल्यू माइनस WDV, ये आप आज बुक कर सकते हो। फेयर वैल्यू 40, WDV 40, नील, तो आप आज बुक इमीडिएटली नील करोगे। दूसरा, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू कितना है वो? 50 माइनस 40, 10 का प्रॉफिट यू विल हैव टू डेफर। चलो ये भी करके देखते हैं, उसे कॉन्फिडेंस आएगा अपने को। सेल प्राइस 50 है, फेयर वैल्यू 46, फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा, चीटिंग, फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा, तो वापस 2 अमाउंट निकालने पड़ेंगे आपको। इधर कर रहा हूं, फेयर वैल्यू माइनस WDV, फेयर वैल्यू वॉज 46, WDV इज 40, तो 6 का आएगा प्रॉफिट, ये बुक इमीडिएटली, बराबर। और सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, बस ये याद रखो, इतना याद रखना, 2 कैलकुलेशन, कभी जिंदगी में मिस्टेक नहीं होगा आपका। सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू है 4, क्या करना है आपको? डेफर करना है प्रॉफिट। इंटरेस्टिंग केस है 7th, ये F वाला, ये मिटा रहा हूं मैं, ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं भाई। ये जो मैं कर रहा हूं ना, अकेले प्रैक्टिस करना आप जरूरी है वो, ठीक है। खुद से करोगे तो ही आएगा करने को, मेरे को देखो मत सिर्फ करते हुए। हाँ, फेयर वैल्यू 35, सेलिंग प्राइस 40, फिर से फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा, चीटिंग। बस 2 अमाउंट निकालना, टस से मत होना। आप कभी कभी ना कंफ्यूज होएगा कि लॉस हो रहा है तो कुछ अलग करूँ, अलग कुछ मत करना। वही फेयर वैल्यू माइनस WDV, फेयर वैल्यू वाज 35, WDV इज 40, यहां 5 का लॉस है, क्या करते हैं इसको? बुक इमीडिएटली। और सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस है 39, फेयर वैल्यू है 35, 4 का प्रॉफिट है, यू विल डेफर। इसमें बच्चे पता कंफ्यूज क्या होते हैं, वो बोलते हैं सर मेरा WDV 40 है, सेल प्राइस 39 है, 1 का लॉस है, बुक कर लेते हैं। ऐसा मत करना भाई, क्योंकि आपने भले लॉस में बेचा है फिर भी फेयर वैल्यू के ऊपर बेचा है, तो अपनी कैलकुलेशन सेम है, इससे आप कभी मिस्टेक नहीं करोगे, बराबर। तो फेयर वैल्यू माइनस WDV, लॉस आया, बुक इमीडिएटली। सेलिंग प्राइस माइनस फेयर वैल्यू, प्रॉफिट है, डेफर, खत्म कहानी। ये आपका सेल एंड लीज बैक था। इसके अलावा मैंने 3 मिसलेनियस पॉइंट करवाए थे आपको। पहला पॉइंट, कंटिंजेंट रेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिंजेंट रेंट? अगर रेंट किसी फ्यूचर आउटकम पे बेस्ड है, जैसे जितना सेल्स किया उतना रेंटल ले लेंगे, जितना प्रॉफिट हुआ उतना रेंटल ले लेंगे। जैसे बीबी सर ने मुझे बोला जितने बच्चे पढ़ा उतना रेंटल ले लूंगा तेरे से, इसको बोलते हैं कंटिंजेंट रेंट। ये जब जब अक्रू होगा तब तक आपको बुक करना है। अपने को डे 1 पे नहीं पता ये रेंट कितना होगा, तो जब पे करेंगे तब प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करेंगे। उसके अलावा इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इसमें 2 चीज याद रखो। अगर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लेसी ने इंकर किया फाइनेंस लीज में, लेसी कौन होता है? जिसके लिए फाइनेंस लीज में असेट आ रहा होता है अंदर। अगर लेसी ने बुक किया फाइनेंस लीज में तो कैपिटलाइज करना,
बाकी सारे केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल अदर केसेस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, एक तीसरा पार्ट जो मैंने एक्स्ट्रा ऐसे डिस्कस किया था, ठीक है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है बट मैंने डिस्कस किया था। नॉर्मली हम जो भी क्वेश्चन करते हैं हम मानते हैं कि लीज रेंटल्स ईयर के एंड पे हुआ है, तो हम क्या करते हैं, लीज रेंट को ईयर एंड के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट अगर बाई चांस क्वेश्चन में बोल दिया कि रेंटल बिगनिंग में पे हुआ है, फिर तो उस केस में फर्स्ट ईयर का जो रेंटल है वो फर्स्ट डे पे हो चुका है, तो उस पे 0.909 से मल्टीप्लाई मत करना, आप उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही होगा। अरे जो चीज आप फर्स्ट डे पे कर बैठे, इसका यही आज का वैल्यू होगा ना, इसका यही आज का वैल्यू है, यही प्रेजेंट वैल्यू है। देखो जो चीज आप ईयर के एंड पे करते हो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, बट जो चीज पे आपने आज कर दी है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही होगा, बराबर। और जब आप ईयर के बिगनिंग में पे कर रहे हो ना, तो सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर एक एक साल ऊपर चले जाएंगे। मतलब ईयर 2 के पेमेंट पे आप फर्स्ट ईयर का फैक्टर लगाना, ईयर 3 के पेमेंट पे आप सेकंड ईयर का फैक्टर लगाना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर के बिगनिंग में पे करना इज एज गुड एज ईयर 1 के एंड पे करना, थर्ड ईयर के बिगनिंग में पे करना इज एज गुड एज सेकंड ईयर के एंड पे करना। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, कल को क्वेश्चन घुमा के पूछा ऐसा तो ध्यान रखना बस, बाकी कुछ नहीं। दिस चैप्टर इज ओवर विथ एकदम डिटेल्ड रिवीजन। मैंने जानबूझ के इसका रिवीजन हौले हौले स्लो करवाया है। कोई पार्ट देखने के बाद भी नहीं समझ रहा, रिकॉल नहीं हो रहा, उतने पार्ट का रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार सुनो, अपने आप समझ जाएगा, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो एक कमेंट जरूर करके जाना कि आपको कैसा लगा रिवीजन। ठीक है, आपके लिए एक कमेंट होगा, मेरे लिए वो मोटिवेशन फैक्टर है। ओके, तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। अगेन नोट्स टेलीग्राम पे डाल दूंगा, एंजॉय कर लेना, देख लेना भाई। ओके, तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।